हाँ, क्या क्या किया है? ट्रेन द ट्रेनर। अच्छा, हम्म। बहुत बढ़िया। मेरे ट्रेनर कुछ एक्सटेंसिव नहीं था सर, पता चल रहा था कि थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट है। एक हम्म पर्सन है, हम्म वो ही इज द सीनियर ऑफिसर, हम्म इंजीनियर है हमारा, हम्म और 3.5 या 4 इयर्स एक्सपीरियंस है। हम्म हाँ, वो आया, हमारा एक हम्म लेवल स्विच, उसके लिए अननोन एरिया था, मतलब जो एरिया का जो इंजीनियर था वो एब्सेंट था, हम्म जो एक्चुअल में मेरा ट्रेनर है वो एब्सेंट है, तो एक अननोन एक एक्सपांशन टैंक था सर हमारा, हम्म थर्मिक ऑयल का। हम्म हाँ, लगभग 176 डिग्री समथिंग उसका टेम्परेचर था, हम्म थर्मिक ऑयल। तो लेवल गेज लगा था। हम्म हाँ, लेवल गेज तो मैनुअल वाला वो ऐसा लगाते हैं ना, हम्म गास्केट और वो उसके साथ, हम्म तो उसमें लेवल दिख रहा था नियर अबाउट 5-6 बोल्ट, मतलब जैसे जो लेवल स्विच लगा है उससे थोड़ा सा ऊपर। तो उसको ऐसा लगा कि और एक कॉमन में दिया था सप्लाई और एक एनसी में दिया था। प्रोडक्शन वाले बोल रहे हैं हमारा लेवल आ चुका है, हमारा लेवल आ चुका है। हाँ, वो बोल रहा है, फिर उसने उनकी बात मानी, मैं बोल रहा हूँ हमारा लेवल स्विच सही दिखा रहा है, सही दिखा रहा है, कॉन्टेक्ट चेक किए 24 तक, मैंने कॉमन से देखा एनसी पे कांटेक्ट आ रहा है, कॉमन से देखा एनओ पे कांटेक्ट नहीं आ रहा है, और मेरे को पता था, ऐसे डायरेक्टली किसी को पता नहीं चलता ना, उसके लिए नया एरिया है। तो कि जब अंदर का जो वो ऐसा टाइप का था समथिंग, वो सर ऐसा आता है ना बॉल जैसा, हम्म वो ऐसे फ्लोट अंदर बाहर होता है, हम्म तो उस फ्लोट टाइप का था, तो वो फ्लोट ऐसे नीचे होगा तो एनसी पे वो कांटेक्ट फ्लोट देगा। बॉल बोलते हैं उसको, फ्लोट हाँ, बॉल। और ऊपर होगा तो वो एनओ पे देगा। तो उस बंदे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो लॉजिक देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उसने क्या किया, पहले लेवल हाई नहीं था, लेवल एकदम, मतलब वो बॉल थोड़ा सा ही मूव हुआ था, तो कभी कभी सिग्नल आता था, क्योंकि अंदर क्या हिल रहा था ना मटेरियल, लेवल बढ़ रहा था, तो कभी ऊपर होता था कभी नीचे होता था। तो उसने क्या किया, एनसी से निकाल के एनओ पे डाल दिया, क्यों, क्योंकि बर्नर चालू करना था, बर्नर चालू करना था और बर्नर लो पे ट्रिप था, तो उसने एनसी से निकाल के एनओ पे दे दिया कि भाई उसका लो का सिग्नल चला गया, बर्नर चालू हो गया। मैं बोल रहा हूँ भाई देख अनसेफ कर रहा है तू, अनसेफ कर रहा है, बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ। मैंने बोला देख तू अनसेफ कर रहा है। फिर जैसे ही लेवल हाई हुआ, फिर से उसका बर्नर ट्रिप हो गया, उसने तो अलार्म उधर दे दिया था ना। फिर वो लॉजिक ढूंढ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने बोला यार ये बहुत नाटक हो गया। मैंने बोला छोड़ उसकी परमिशन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा 1 महीना बाकी है, ज्यादा से ज्यादा कुछ गलत किया मैंने तो मेरे को सुनाएंगे, निकाल देंगे। मैं गया ऊपर, मैंने चेक किया कांटेक्ट मल्टीमीटर से, तो 24 वोल्ट भी नहीं आ रहा है सर, ऐसे 24 वोल्ट नहीं दिखा रहा है। तो मैंने बोला और कैसे, मैंने बोला कंटिन्यूटी चेक करते, कंटिन्यूटी आएगा तो भी पता चलेगा ना कि वो उससे शॉर्ट है कि नहीं है, उधर कांटेक्ट आ रही। कंटिन्यूटी चेक किया तो एनओ पे कांटेक्ट आ रहा है, मैंने निकाला उसको एनसी पे डाला और बर्नर अपने आप चालू हो गया। तो वो इंसान बोलता है कि ऐसे कैसे हुआ, ये क्या किया तूने। मैंने बोला अबे उसको मतलब वो अभी मेरे एज से 2 ही साल बड़ा है। तो मैंने बोला अबे अभी मस्त एक शब्द निकाला, मैंने बोला तेरे को इतना पता नहीं चल रहा, तू इंजीनियर है, पहले से ऐसा है, फ्लोट अगर लेवल लो है तो वो एनसी पे कांटेक्ट दे रहा है, लेवल हाई है वो एनओ पे देगा, तूने पहले एनसी पे था ही वो लोग बोल रहे हैं बीच बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब क्या लेवल अप डाउन हो रहा है, तू उन पे शक करने की जगह पे तूने अपना कांटेक्ट बदल दिया, तो वो बर्नर चालू हो गया। अब लेवल हाई होगा तो तेरा कट ऑफ हो ही जाएगा ना, क्या लॉजिक बनाया है, क्या इंजीनियर बनेगा रे तू करके, और रिपोर्ट किया। एंड ही टोल्ड प्रदीप दिस इज अ गुड एक्शन। एंड मेरे को केम स्टार, मतलब हमारे यहाँ पे होता है गोदरेज केमिकल स्टार, वो अवार्ड मिला। दिस इज जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनओएनसी और रिले में जो कॉन्सेप्ट होता है। मेरे को 2 मिनट लगा कि हर बार मतलब ऐसे हम लोग ऑक्सिलरी देते हैं तो रिले ऑपरेट होता है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी का काम वो फ्लोट कर रहा है एनओ या एनसी का कांटेक्ट देने के लिए, राइट। अभी अपने लेवल स्विच पे आए नहीं है, बट ऐसा, तो इससे लिंक करके मैंने ऐसे किया, तो मेरे लिए काफी गुड गुड, अच्छा था। बहुत बढ़िया। मतलब उस इंजीनियर का मुंह देखने जैसा था सर।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, देखो जो हम बोल रहे हैं ना, अगर आप लोग सही ढंग से पकड़ते हो तो ट्रबल शूटिंग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, नेवर एवर। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, और मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आज तक कोई भी प्रॉब्लम शायद से 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा है उसको फाइंड आउट करने में, ट्रबल शूट करने में, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उसको। ठीक है, सो ये ऐसा है कि अगर आप मिस कर गए ना, कोई एक सीक्वेंस मिस कर गए तो आप सब कुछ मिस कर गए। अगर आप सीक्वेंस में हो तो आप आराम से ट्रबल शूट कर सकते हो। ठीक है, तो सीक्वेंस को समझना और लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। फॉल्ट फाइंडिंग हो जाएगा, ट्रबल शूटिंग कोई भी कर सकता है। हाँ एनीवेज, तो मतलब लास्ट डे हमने क्या किया था? लास्ट टाइम सर आपने एक सम दिया था, एक हम्म, प्रॉब्लम दिया था। हाँ वो बनाए, हाँ सर बनाया है। सबका हुआ। हाँ हाँ सर हुआ, मतलब सबका तो पता नहीं। हम्म, बाकी लोगों का हुआ। सो हमने दिया था एक 3 गेट दिए थे ना। हम्म। सो 3 गेट में से आपको ये करना था, कनेक्शन देना था, और एक कंट्रोल रूम दिया था, और यहाँ पे एक फुटर दिया था। हम्म। फुटर का कनेक्शन करने के लिए सबने किया। हाँ सर किया। नहीं किया, बाकी लोगों ने किया कि नहीं किया? चलो भेजो भेजो, व्हाट्सएप कर दो, एक मिनट सर, एक मिनट। व्हाट्सएप कर। बाकी लोग कहाँ है? आज कोई नहीं आया। शायद वेदांत और मैंने सही कहा ना पापा, शायद भागे भाग गए, कोई कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया सर आपको भेज रहा हूँ। तो भाग भी गए। ठीक है ना पापा,
6 months. तो क्या बनाया? अभी सर आप पूछो मत, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब स्क्रीन शेयर करो ना। स्क्रीन शेयर तो किया है, नहीं दिख रहा है। हाँ दिखा दिखा अभी। आप थोड़ा जूम करोगे तो दिखेगा। लाइन आया, इधर से आया। सर दिख नहीं रहा मेरे को, मतलब आप स्क्रीन शेयर नहीं किया है शायद। दिखा? हाँ दिखा सर। पहले ये नहीं है सर, ये वाला थोड़ी है, आप गलत देख रहे हो। ये भी इसके बाजू वाला, हाँ ये देखो, ये वाला P2P है इसी का, जो आपने बोला ना उसका। चल ठीक है, एनसी 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 लगा दिया और फिर सारे के सारे स्टार्ट को सीरीज में लगा, पैरेलल में लगा दिया और कॉन्टेक्टर को कनेक्ट कर दिया और कॉन्टेक्टर के एनो से अलार्म के लिए ले गया। गुड, वेरी सर गुड। अभी इसका डायग्राम बनाया है, जो डायग्राम चाहिए ना, जो हाँ। आपको डायग्राम मांगा था वो इसके पहले, जो पहले वाला फोटो नहीं, पहले 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 वाला। हाँ बस, हाँ देखो सर, ये क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? अच्छे से दूसरा फोटो भेजूं? नहीं ठीक देखो सर, है। ये 3 गेट है सर। 1 2, मैंने 3 लिया, आपने 4 बोले थे, मैंने हाँ, बस 3 ठीक लिए, है, मेरे पास जगह नहीं ठीक है। था। आप फॉलो करोगे तो मतलब मेरे को लग रहा है फोटो अच्छी नहीं आई है, रुको मैं भेजता हूं। ठीक है, होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सबको? वही चीज चाहिए था। सर इसमें क्या, ठीक है। 1 मिनट सर, ये जो पैरेलल वाला है ना, आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा। मैं आपको एक प्रॉपर, 1 मिनट सर, मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेस करो एक बार के, कंफर्म हो करके। नहीं चलो, ठीक है प्रदीप, वो बन जाएगा, मैं समझ गया। बाकी पहले सबका कुछ भी बोलो, पहले P2P बनाओगे, फिर इसको वायरिंग करना सबसे आसान होगा। हाँ, तो वायरिंग डायग्राम नहीं लेके कैसे कर पाओगे फिर? आपका लाइन कहाँ से शुरू हुआ है? PV1 कहाँ पे है? ये रहा पुष्पन 1 और सर ये, हाँ ये देखो, ये जो बीच में है ना सर, ये टीबी जैसा बनाया है कि तीनों का न्यूट्रल हो या वो आए और फिर एक ही से जाए। जैसे आप जैसे ट्रेस करते हो, ये एनसी, ये तीनों है, ठीक है, वो तीनों को सीरीज में लेके एक में दे दिया और वहीं से 3 लाइन खींच दी, जो ये तीनों एनओ में चले गए। फिर वहां से उन तीनों का जो सेकंड पार्ट है वो नीचे लाइव एक में आ गया और वहां से वो ऑक्सिलरी स्विच में चला गया। बीच में मैंने वो एक एनओ का लिंक दिया, जो एनओ जो होल्ड के लिए, ठीक है, वो वाला लिंक देख लो या नीचे वाला लिंक देख लो, दोनों एक ही मतलब एक ही बात हुई। वो यहाँ पे ये क्या है? ये यहाँ से लाइव शुरू हुआ सर। आप पेन लेके ट्रेस करो तो मैं बोलता हूँ, देखो सर, यहाँ से लाइन शुरू हुआ है। हाँ यहाँ से लाइव शुरू हुआ। ठीक है, तो आपका लाइव आया, इसमें आया हाँ एनसी, हाँ और फिर हाँ ये सीधा इसमें चला गया है ना? हाँ हाँ, और ये फिर सब यहाँ से आया और इसमें चला गया हाँ, और फिर यहाँ से आके इसमें ये एक इधर घुस गया। इसमें। हाँ, फिर यहाँ से ये सब नीचे कनेक्टेड है, तो ओके, अभी तो यहाँ यहाँ से एक स्विच पे गया, हाँ, यहाँ से वो इसमें से दूसरे भी पे एक गया। स्विच पे गया हाँ ना, हाँ इससे भी तीसरे में स्विच पे गया। और ये एक एनओ का लिंक पे भी गया, जो होल्ड के लिए था। हाँ, वो आप यहाँ देखोगे कि नीचे देखो, एक ही बात है। मैंने ऐसे 2 बनाया ताकि पता चले, बहुत मिक्सअप था ना मेरा डायग्राम किया।
ठीक है। अब ये सबका ये जो दूसरा पार्ट है ये आया इधर, इधर से न्यूट्रल, और ये है, ये तुम्हारा कोयल में आया, हाँ करंट इधर से आएगा। चलो ठीक है, होगा, कर पाएगा थोड़ी ना बन गया एग्जाम में। टेक्नीशियन। हाँ पूरा टेक्नीशियन सुपर टेक्नीशियन बन चुका है। ठीक है, तो भाई अभी तक जितना हमने किया ना, अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को से कैसे हम कर सकते हैं, वो वाला चीज देखा है कि नहीं। और रिले अब सर क्या है, रिले अलग है क्या कुछ? नहीं, रिले और कॉन्टेक्टर बात एक ही है, उसमें अलग कुछ नहीं है। देखो रिले और कॉन्टेक्टर में क्या अंतर होता है, जो प्रोटेक्शन रिलेज होते हैं उसमें अंतर आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिलेज आ रहे हैं उसमें अंतर आ रहा है। लेकिन नॉर्मल जो रिले होता है ना, जब हम ये कब की बात है, जब ये सब शुरुआत हुआ ऑटोमेशन का, इलेक्ट्रिकल का पैनल वगैरह बनने का, ये सारा चीज जब शुरुआती दौर था, तब क्या हुआ कि कॉन्ट्रेक्टर बोलते थे, जो पावर कॉन्ट्रेक्टर होता है जिसमें हाई वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, है ना, और रिले बोलते थे जिसमें लो वोल्टेज हो, कि जैसे 24 वोल्ट हो गया, 110 वोल्ट हो गया, तो उसमें लो वोल्टेज के जो कॉन्ट्रेक्टर या फिर प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे थे उसको रिले बोलते थे। फंक्शनिंग दोनों का एक ही था, ठीक है। बट जैसे जैसे एडवांस होता गया, तो आज के डेट पे आप देखोगे कि आपको मतलब 440 वोल्ट का भी रिले बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो वोल्टेज के अकॉर्डिंग रिले और कॉन्टेक्टर को जो डिफाइन करते थे, तो वो गलत हो गया है अभी। रिले और कॉन्टेक्टर का फंक्शनिंग एक ही जैसा है, लेकिन प्रोटेक्शन रिले अलग अलग टाइप के आते हैं। प्रोटेक्शन रिले में आपको काफी सारे वेराइटीज मिलेंगे, लेकिन सिंपल जो रिले हम बोलते हैं, जैसे एक कोयल रहेगा उसमें कुछ कॉन्टेक्ट्स रहेंगे, तो वो कॉन्टेक्टर में कोई अंतर नहीं है ना सर। रिले हम जो यहाँ पे हमारा जो एओ होता है, नहीं एओ नहीं, डीओ होता है। हाँ, डीओ में हम लोग ऐसे रिले क्यों लगाते हैं, पिकअप और नहीं करने के लिए? वो तो वो बोलते हैं कि पिक प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। डीओ से जब हमारा फील्ड इंस्ट्रूमेंट पे जाता है, रिले लगाते हैं पिक करने के लिए, और उसके पीछे का रीजन नहीं पता, क्योंकि वो तो डायरेक्ट भी जा सकता है ना। क्या डायरेक्ट जा सकता है? मतलब सर DO ये नया ग्रुप बनाया है क्या सर, कौन सा ग्रुप? जिसमें अभी भेजे हैं सर? मेरा उसमें नहीं आ रहा। हाँ कौन सा ग्रुप है? अभी जो ये प्रदीप ने भेजा? व्हाट्सएप जो किया है। अरे नहीं, वो तो पर्सनल मैसेज किया। अच्छा पर्सनल किया है। चलो भाई, हम अपना शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो जो बोल रहे थे कि रिले क्या? नहीं समझता है, आप काहे के लिए आके पूछ रहे हो? इसका नया शुरू हुआ है कि सबको पूछ रहा है कि आप लोग बंगाली समझते हो। मेरे समझ में नहीं आ रहा। बंगाली समझते हैं। हाँ 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 हाँ, कोई भी आता है ना उसको पहले पूछता है आप बंगाली समझते हो क्या। एक टू तो हाँ तुम तो समझ पाएगा। देख, रिले और कॉन्टेक्टर का जो अंतर है, मैं बोल रहा था कि प्रोटेक्शन रिलीज अलग चीज है, लेकिन जो फंक्शनिंग है दोनों का मोटा मोटी सेम है, ओके। तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर आपको दिखेगा नहीं। पहले के जमाने में क्या होता था कि जब हम बोलते थे कि भाई रिले है, तो उसको एक पर्टिकुलर इससे मैच कराते थे कि लो वोल्टेज सप्लाई है कोयल का तब, और कॉन्ट्रेक्टर जो एसी के लिए यूज होता है उसके लिए हम लोग बोलते थे कि कॉन्ट्रेक्टर। बट आज के डेट पे रिले और कॉन्ट्रेक्टर में उतना खास हाई वोल्टेज रिले भी मिलेगा आपको, लो वोल्टेज क्या कहते हैं इसको, इतना खास नहीं। जहां तक प्रोटेक्शन रिलेज की बातें हैं, तो प्रोटेक्शन रिलेज अलग अलग बहुत सारे आते हैं। जब डीओ डीआई एओआई एआई से हम फील्ड इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन करने का ऐसा ही इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम देखेंगे, तब मैं पूछूंगा, क्योंकि तब अलग डाउट आएगा। नहीं, तुम्हारा जो सवाल है, तुम बोल रहा है कि हम पीएलसी का बोल रहे हैं ना। हाँ, मतलब मैंने अपने पैनल्स में देखा है कि जब डीओ कार्ड से, मतलब वो लोग एचएमआई से कुछ मोटर ऑन या ऑफ का देते हैं, वो डीओ कार्ड जाता है, डीओ कार्ड से वो रिले पे जाता है, फिर वो आगे जो भी होता है,
तो उधर उस जगह पे रिले रखने का ये बोल रहा है कि ये रहा मेरा पीएलसी और पीएलसी के साथ अपने कनेक्ट किया हुआ है एक रिले, है ना। हाँ, और रिले के आउटपुट से फिर आप क्या कर रहे हो, अपना जो भी मोटर है कुछ है उसको दे रहे हो, यही बोल रहा है ना। हाँ, कि पीएलसी से हम रिले को ये कर रहे हैं और रिले से फिर अपना जो पावर सर्किट है उसको हाँ, आप कंट्रोल कर रहे हो। रिले की जरूरत क्या है, वो तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं। भाई नहीं दे सकते हैं डायरेक्ट, काहे के लिए ये समझो। अभी यहाँ से जो पीएलसी से निकल रहा है या फिर पीएलसी से तो निकलेगा नहीं, ये जो पीएलसी जिस पीएलसी की आप बात कर रहे हो वहां पे क्या हो रहा होगा कि वो आप बाहर से इसको सप्लाई दिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस रिले तो ना यहाँ पे आप पीएलसी में 24 वोल्ट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। 24 वोल्ट दे रहे हो। तो ये जो 24 वोल्ट आ रहा है ना, इसका जो डीओ में आ रहा है 24 वोल्ट, तो पीएलसी से तो 24 वोल्ट मिल रहा है इसको। आप यहाँ पे कंट्रोल क्या कर रहे हो, आप जो भी कॉन्टेक्टर है वो 220 का कॉन्टेक्टर है एसी का, तो आप इसको पीएलसी के साथ डायरेक्ट कैसे कनेक्ट करोगे। नहीं, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्टर भी 24 वोल्ट ही है, ये वाला कॉन्ट्रैक्टर अगर 24 वोल्ट का है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हो। 24 वोल्ट का नहीं होगा क्योंकि ये जो भी है ये पावर सर्किट में लगा हुआ है, मोटर कंट्रोल में होगा, तो ये 220 वोल्ट एसी सप्लाई होगा। अगर एसी सप्लाई है तो ऑन ऑफ ऑल में भी एसओवीज जो होते हैं वो तो उसमें भी पिकअप रिले दिया होता है, नहीं तो वो तो ऑन ऑफ ऑल में भी उसको ऑपरेट कराने के लिए 0 या 24 वोल्ट देते हैं, वो भी एक डीओ से ऑपरेट होता है। समझेंगे सारा चीज जब क्लियर होगा तब जाके बात करना। हाँ, तो वही मतलब मैं वही बोल रहा था, वो बाद में आएगा, अभी करना बीच बीच में खींचने से नहीं होगा। एनीवेज, तो भाई हमने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया ना, सबने समझा कि इसको कैसे करना है। जो दिया था कि 3 स्टेशन से हम 4 स्टेशन से हम कंट्रोल कर रहे थे, तो इसका अगर मैं ये बनाता हूँ मल्टीपल स्टेशन से जब हम कंट्रोल कर रहे थे एक ही आउटपुट को, है ना, ये क्या हो गया, मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। तो इस सिंगल आउटपुट को हमको कंट्रोल करना है। कैसे कर रहे थे कि जितने सारे स्टॉप स्विचेस है वो सारे स्टॉप स्विच हम सीरीज में लगा देंगे, सारे स्टॉप स्विच सीरीज में लगाएंगे, 3 स्टेशन दिखा रहा हूँ, और जितने सारे स्टार्ट है वो क्या करेंगे, हम पैरेलल लगाएंगे। तो स्टार्ट पैरेलल लग गया, स्टॉप मेरा सीरीज में लग गया, और इसको होल्ड करना पड़ेगा। तो हम कॉन्टेक्टर का एक कॉन्टेक्ट को होल्डिंग के लिए लेंगे और इसी से हम अपने कॉन्टेक्टर में सप्लाई दे देंगे, है ना। तो यही सर्किट बनेगा। सो PB1, PB2, PB3 जो भी बोलो आप लगाते रहो। तो यहाँ पे 2 स्विच रहेगा, एक NC एक NO का। यहाँ पे 2 स्विच रहेगा, एक NC एक NO का, है ना। और फिर यहाँ पे 2 स्विच रहेगा, एक NC एक NO का। तो अगर ऐसा है और ये कंट्रोल रूम है और कंट्रोल रूम के अंदर पैनल बना हुआ है, और यहाँ पे मेरा क्या लगाएंगे, हम कॉन्टेक्टर लगाएंगे, ठीक है। तो अभी अगर वायरिंग करना है तो देखो क्या हो रहा है कि जो सप्लाई है, अगर कॉन्टेक्टर यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ से मेरा सप्लाई निकला, तो ये लाइन वायर मेरे को यहाँ से यहाँ तक खींचना है, फिर इधर से इधर को खींचना है, फिर इससे इधर को खींचना है, फिर ऐसे इसको घुमा के फिर स्टार्ट में लाना है। तो सोचो कि कितना सारा केबल का जरूरत पड़ रहा है और क्या क्या कर रहे हैं ना। क्लमजी सर्किट हो गया है कि नहीं, पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना पड़ रहा है और सारे के सारे केबल के साथ कनेक्शन करना। अब ये सारे जो दिक्कतें हैं उसको मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेशन करते हैं, पीएलसी का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या बोला? अभी इतना सारा जो वायर से लगा रहे हो आप एक दूसरे को के साथ, सबका एक दूसरे से लिंक है ना। अब इतना बड़ा फील्ड में अगर हर एक इक्विपमेंट को इसी तरीके से हम अगर कनेक्ट करते जाएंगे तो पकड़ लो आपका जब कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा तो उसमें कितना सारा केबल्स लगेगा, है कि नहीं। और कहीं ना कहीं पे अगर
कोई भी एक लूज कनेक्शन हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। ये सारी दिक्कतें को हटाने के लिए हमने क्या दिया, हमने लगाया पीएलसी। ठीक है, हमने पीएलसी को प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का इंट्रोड्यूस किया, ताकि जो इक्विपमेंट से और जो आपका क्या कहते हैं इसको स्विचेस है वो अलग अलग रहे और मैं मल्टीपल चीजें एक साथ कर सकूं, ऑनलाइन में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकूं। अभी जो भी सर्किट हमने अभी तक देखा वो सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स थे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट थे। चलो ठीक है, पर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट निकालता हूँ तो आपको समझ में आएगा। रौनक साइलेंट। अरे कहाँ रख दिया? फिर आपने जो भी बनाया उसका अच्छा खासा बैकअप लेके रखा होगा ना लैपटॉप के अलावा भी 2-3 जगह। इतना सारा फाइल्स हो गया ना, सारा कहाँ कहाँ पे क्या क्या बीत जाता है हमको भी पता नहीं चलता है। सब कुछ फिर से सजाने में ही काफी टाइम लग जाता है। अच्छा मिलता ही नहीं है मुझको फाइल्स। हाँ ये जो हम कर रहे थे सारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन था ना, मतलब हर एक इक्विपमेंट का हर एक स्विच के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, हर जगह पे डायरेक्ट कनेक्शन से इलेक्ट्रिकल। अभी आप मोटर कंट्रोल जो कर रहे थे, मोटर कंट्रोल ये रहा। ये जो मोटर कंट्रोल है, पकड़ लो, हमने स्टार डेल्टा मतलब डीओएल स्टार्टर लगाया। मोटर कंट्रोल क्या क्या टाइप का होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए या तो आप डीओएल सर्किट बनाते हो डायरेक्ट ऑनलाइन, या फिर स्टार डेल्टा बनाते हो, है ना। और डीओएल मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन, डायरेक्ट ऑनलाइन का भी यूज करते हैं। छोटा मोटर है तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन सर्किट यूज कर लेते हैं। ठीक है, स्टार कनेक्शन। ऐसा कुछ सर रहता है कितना 10 HP के बेलो रहेगा। छोटा मोटर है तो उसमें डायरेक्ट ऑनलाइन लगाते हैं। हाँ उसका कुछ और HP का रहता है। हाँ, बड़ा मोटर है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन करते हैं। पता है ना ये सब ना? बोले नहीं पता, ये मेरे को तो मोटर वाला ये वाला नहीं पता। चल ठीक है, बता दीजिए एक बार सर। चलो ठीक है, बताते हैं मोटर कंट्रोल। ठीक है, पहले ये बताओ कि मोटर का प्रोटेक्शन क्या होता है? मोटर में प्रोटेक्शन क्यों चाहिए होता है? मोटर का प्रोटेक्शन क्या होता है? ओवरलोड रिले। मोटर का, इंडक्शन मोटर का प्रोटेक्शन होता है ओवरलोड रिले। ठीक है, 2 टाइप के रिले यूज करते हैं, एक तो ओवरलोड रिले यूज करते हैं और एक सिंगल पेजिंग के लिए यूज करते हैं। सिंगल पेजिंग, ओवरलोड एंड सिंगल पेजिंग। रौनक प्लीज, व्हाई आर यू शाउटिंग? सो देखो, छोड़ो सारा चीज छोड़ दो, हम मोटर को समझते हैं। कौन सा मोटर आप यूज कर रहे हो फील्ड में? इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर कितने टाइप के होते हैं? या तो सिंगल पेज होगा, 3 फेज होगा। तो सिंगल पेज तो यूज करेंगे नहीं, सिंगल पेज यूज कर नहीं रहे हम लोग। क्या यूज कर रहे हैं? 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर पे भी कितने टाइप के मोटर होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्क्विरल केस,
स्क्विरल केज है ना, और एक होता है स्लिप रिंग। ओके, तो कौन सा यूज करते हैं, स्क्विरल केज की स्लिप रिंग? ये तो स्क्विरल केस ही यूज करेंगे। स्क्विरल केज यूज करते हैं, ठीक है। स्क्विरल केज में क्या होता है कि जो रोटर है वो रोटर आपका इस तरीके से जो रोटर बना हुआ है वो सिंपल एक केज की तरह है, ठीक है। सारे जो बार है, मेटेलिक बार्स है, वो एंड रिंग से कनेक्टेड है और क्लोज सर्किट बना रहा है, और स्टेटर में हमारा कॉइल है। ओके, स्टेटर में कॉइल है। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या है कि स्टेटर में भी कॉइल है, रोटर में भी कॉइल है। ओके, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। चलो, हम लोग को कंट्रोल समझना है बढ़िया से। तो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपको टर्मिनल्स कितने मिलते हैं, कितने टर्मिनल्स दिखते हैं? 6 रहते। 4 कहाँ से? 6 टर्मिनल्स रहेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, मतलब 3 3 ऊपर फेज 3 है। नीचे। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, मतलब 3 फेज है, मतलब 3 कॉइल है ना। 3 फेज 3 कॉइल, आर वाई एंड बी फेज के लिए। तो 3 फेज का 3 कॉइल का कितना टर्मिनल निकला? 6 टर्मिनल निकला। इधर हो गया एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो ये जो 3 फेज के टर्मिनल्स होते हैं उसका अगर आप देखोगे तो इसका नोमेनक्लेचर रहता है ना। तो जो टर्मिनल बॉक्स मिलेगा 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर में, एक तो टर्मिनल बॉक्स रहता है ना, और टर्मिनल बॉक्स में ऐसे 6 तो स्टड दिखेंगे, 6 टर्मिनल्स दिखेंगे। इनका नंबरिंग कैसे रहता है पता है? U1 W1 और फिर यहाँ पे क्या होगा इधर में आर वाई बी ना, U2 V2 एंड W। अच्छा, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, ये इस पॉइंट्स में कैसे करते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन। अभी देखो ये ऐसा क्यों लगाते हैं, ये जो कनेक्शन बनता है, जो 6 टर्मिनल्स निकल के आ रहा है, और 6 टर्मिनल्स में आप देखोगे 1 2 3, और यहाँ पे होगा 1 2 3, और इसका नंबरिंग ऐसा रहेगा कि U1 V1 एंड W1, और फिर U1 के नीचे U2 नहीं रहेगा। ये वाला जो कॉइल है इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, U2 V2 एंड W2। ऐसा क्यों करते हैं वो बता रहा हूँ, कोई बता पाएगा ऐसा क्यों, इस ढंग से क्यों सजाते हैं? इसके नीचे ये U1 दे देता है, एक कॉइल है, हमको पता भी चल जाता है इजी। नहीं, क्या है कि अगर मैं अभी एक शॉर्ट लिंक इसमें लगा देता हूँ, एक बार अगर इसमें कनेक्ट करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये स्टार कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली अगर मैं W2 U2 एंड V2 को शॉर्ट कर दूं, तो ये वाला जो कनेक्शन है, पकड़ लो, ये कॉइल जो है ये मेरा U1 एंड U2, ये V1 एंड V2 एंड ये W1 एंड W2 है। सो देखो U2 V2 और W2 क्या है, शॉर्ट है, स्टार कनेक्शन में है ना। तो U2 V2 W2 आप एक पत्ती लिए और एक स्ट्रिप से कनेक्ट कर दिए, हो गया आपका स्टार कनेक्शन फील्ड में, क्लियर। और अगर आप इसको डेल्टा में कनेक्ट करना चाहते हो तो आप सिंपल एसएस लगा दो, तो ये बन जाएगा डेल्टा। यहाँ पे देखो, पकड़ लीजिए U1 U2 एंड V1 V2 एंड W1 W2। तो U1 एंड W2 कनेक्टेड हो गया ना, सीधा U1 W2 कनेक्टेड। फिर V1 एंड U2 कनेक्टेड, देखो V1 एंड U2 कनेक्टेड, एंड W1 एंड V2 कनेक्टेड, W1 एंड V2 कनेक्टेड। क्लियर, समझ में आया बात, सजाया ऐसे? हाँ। अगर आप U2 V2 W2 को शॉर्ट करते हो, स्टार कनेक्शन। अगर आप U1 W2 V1 U2 एंड W1 V2 को शॉर्ट कर देते हो तो डेल्टा कनेक्शन। क्लियर?
हाँ सर, अभी एकदम क्लियर हो गया, बहुत दिन से कंफ्यूजन था मेरे। हाँ वो जो हाँ। वो जो सजाते थे ना सर, वो उसमें ही मिस्टेक हो जाता था बार बार। अच्छा ये अभी क्या बताओ। वो हाँ। ऐसा करके बताया ना सर, वो हम्म। अपोजिट मतलब ये करके, आप समझ में आई है। सो हम लोग या तो स्टार कनेक्शन में चलाते हैं मोटर को या फिर डेल्टा में चलाते हैं, ठीक है। तो मोटर को स्टार में चलाना और डेल्टा में चलाने में क्या दिक्कत आ रहा है? काहे के लिए आप क्या करते हो कि बड़ा मोटर जो होता है उसको डेल्टा में चलाते हो, छोटे को आप स्टार में चला देते हो, क्यों ऐसा करते हैं? तो तो फिर स्टार्टिंग करंट काम कर ले। डेल्टा में तो ये होता है ना कि स्टार में तो क्या सिंगल फेज से करंट आता होगा, और डेल्टा में है क्या कि डबल फेज का 2415 आता है। इसकी वजह से छोटा अगर जो मोटर को लिए जरूरत पड़ता कम वोल्ट, तो इसलिए स्टार में चलाते हैं। और बड़ा मोटर को तो ज्यादा वोल्टेज ही पड़ता है जरूरत। स्टार्टिंग करंट ज्यादा ऐसे चाहिए कैसे? इसलिए डेल्टा। हाँ वेदन, तो स्टार्टिंग करंट ज्यादा चाहिए इसलिए डेल्टा। स्टार में स्टार्टिंग करंट स्टार्टिंग करंट ज्यादा चाहिए स्टार में। जूरी। नहीं नहीं सर, स्टार में जो है स्टार्टिंग करंट कम होता है, और डेल्टा में स्टार्टिंग करंट ज्यादा नहीं होता है। अच्छा। क्या बोल रहे हो पता ही नहीं। क्योंकि इसलिए स्टार पहले करते हैं। लाइन करंट इक्वल टू सर लाइन फुल, ऐसा कॉन्सेप्ट था ना सर। मतलब बताओ। ये तो मोस्टली देखो इलेक्ट्रिकल। अगर, हाँ यहाँ पे देखो, या तो स्टार कनेक्ट। अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग ये स्टार या फिर डेल्टा बनाते क्यों? हाँ मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि मतलब इसका क्या लॉजिक है? मोटर है उसको डायरेक्ट कनेक्ट करो हो जाएगा, अपने प्लग में डालो चल पड़ेगा। हाँ तो पहला तो सवाल ये आता है कि इसको स्टार में कनेक्ट करना है या फिर डेल्टा में कनेक्ट करना क्यों है भाई, है कि नहीं? हाँ तो बताओ ये सर इसका। ये इनरश करंट होता है ना सर, वो कभी अगर स्टार्टिंग में रहता है मोटर तो इनरश करंट भी आता है, तो उसको जो है से बचने के लिए जो हम लोग पहले स्टार में स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको स्विच करके डेल्टा सर, में करते हैं। नहीं आप उससे एकदम ज्यादा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम लोग स्टार में कनेक्ट कर रहे हैं या फिर डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार में करो या डेल्टा में करो, बाद में आएंगे कि स्टार में क्यों करना है डेल्टा में क्यों करना है। पहला सवाल ये है कि स्टार क्यों बनाए या फिर डेल्टा ही क्यों बनाए, डायरेक्ट कनेक्ट क्यों नहीं करें? मतलब ये सर हमने एमसीसी शुरू किया, यानी कि मोटर से शुरू किया कि एक मोटर होता है और उस मोटर के बारे में आप पढ़ रहे, तो ये स्टार डेल्टा इसमें क्या है, मतलब कहाँ आया क्यों आया? मतलब हम क्या कर रहे थे और अचानक हम क्या कर रहे हैं वो पता नहीं चला मुझे। चलेगा मैंने अभी तक है ना पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन में PI TI कंट्रोल वॉल्व कैस्केड वो सब देख लिया है। MCC रूम और PCC रूम में जाने से मैं कतई कतराता हूँ, मुझे नहीं पता चलता, मोटर सुन के ही मेरे को नहीं पता चलता। नहीं, पहले मेरा सवाल का जवाब दो ना जूरी। हम लोग स्टार में या फिर डेल्टा में क्यों कनेक्ट करते हैं? हम सिंपल अगर बिना स्टार डेल्टा के क्या इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं चल सकेगा? चल सके, क्यों नहीं सर? तो क्यों स्टार डेल्टा बनाना है? एक तो वो इनरश करंट का रहता है, वो बोले बाद में, फिर इसके बाद क्या है पता नहीं। इंडस करंट क्यों? अगर मैं अलग अलग से कनेक्ट करूँ तो फिर कहाँ इंडस करंट क्यों आए? सोचो, सोच के बताओ भाई। और सर ये मोटर देखो कंट्रोल मैं इसलिए बता करते दो। हैं सर, नहीं हाँ। इसलिए करते हैं कि हम लोग को जो है मोटर को जो है जब स्टार्टिंग होता है तो वो एक बैग पूरा स्टार्ट ना हो जाए, झटका ना लगे, इसकी वजह से उसको पहले शुरू में थोड़ा लो करंट देते हैं। नहीं ऐसा नहीं, मेरा सवाल ही नहीं समझे। मेरा सवाल ये है कि हम लोग किसी भी इक्विपमेंट पे को या तो स्टार में कनेक्ट करते हैं सिस्टम को, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, या फिर डेल्टा में करते हैं ना। तो ऐसा क्यों करते हैं वो सवाल, कि स्टार करो या डेल्टा करो। आप जो बोल रहे हो कंपेयर कर रहे हो कि स्टार कनेक्शन में क्या होता है डेल्टा में क्या होता है, वो बात की बात है।
पहला तो ये तो पता चले कि हम लोगों को क्यों करना है स्टार या डेल्टा। हम नहीं करते तो क्या होता? नहीं करते तो सर झटके से स्टार्ट होता है मोटर। अगर कहीं बाई चांस अगर कोई ज्यादा एम्स आने लगेगा तो बहुत मैंने उसके जो इक्विपमेंट में सेफ्टी का प्रॉब्लम हो जाए, इसी वजह जलने का नहीं चांस रहता है। ना जी। और कुछ? मालूम। जूरी सनवाल। सर हाँ। ये एमसीसी के स्टार्टिंग से पहले आपका एक पेज है जहाँ आपने क्लासिफिकेशन दिखाया था, पता है? कहाँ पे? यहाँ पे यही आपके पीपीटी में से पहले क्लासिफिकेशन का पेज है, वो देखो ना वहां से। अरे छोड़ो, मैं बताता हूँ। देखो, पहला चीज ये है कि हम लोगों को स्टार या डेल्टा में करना है ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो। अब बोलोगे कि सर एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो? ताकि कॉस्ट कम हो, कॉस्ट इफेक्टिव रहे। कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो जनरेटर है, आप 3 फेज सिस्टम में क्यों कर रहे हो, सिंगल फेज में नहीं कर रहे हो? तो 3 फेज सिस्टम लगा रहे हो तो फिर आपका 3 कॉइल हो रहा है, जनरेटर में भी 3 कॉइल, मोटर में भी 3 कॉइल, है ना? तो अगर आपको यहाँ से सप्लाई देना है तो हर एक फेज के लिए आपको 2 तो खींचना पड़ता। हाँ हेलो, आ जाए तो। हाँ हाँ हाँ, ओके। পিছত ফোন কৰি আছো, এতিয়া ক্লাছত আছো মই। তুমি মেसेज কৰি দিয়া নহলে দি আছো। सो क्या बोल रहे थे कि जो आपका कोयल है, आप देखो अगर आप इसको स्टार या डेल्टा में कनेक्ट नहीं करते तो आपको पूरा 6 वायर्स खींचने पड़ते हैं, है ना? 6 वायर कनेक्ट करने पड़ते, तो आपका केबल का कॉस्टिंग आता। आप पावर स्टेशन से आप अगर आपके प्लांट तक आप खींच रहे हो या फिर जो भी आपका यूजर एंड है वहां पे खींच रहे हो, तो पूरा जनरेटर को भी आपको 6 तार खींचना पड़ता ना हर एक कोयल का। समझ में आया? इसीलिए इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर दे रहे हैं कि एक साइड के टर्मिनल को हम शॉर्ट करके ग्राउंड कर दे रहे हैं, और फिर तीनों कोयल का सिर्फ 3 तार ही आ रहा है। ओके, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? सर जो हमने बात की थी, जैसे मोटर में, मोटर नहीं, वो एक जैसे घर के लिए करते हैं तो वो सिंगल फेज पे चलता है, तो ऊपर से सिर्फ एक लाइव लाइन खींचते हैं, वहां से 3 लाइन जाती है RYB। हाँ, हम वहां से एक लाइव लाइन खींचते हैं। तो अभी यही चीज अगर 3 फेज के लिए होती है तो वो मतलब क्या है, मेरे को पता नहीं, सवाल भी क्या पूछ, बस नहीं पता कि 3 फेज क्या है। यहाँ से देख, हाँ, यहाँ से समझो। ये आपका जनरेटर है, ठीक है? पावर प्लांट में जनरेटर में कितना कॉइल है? 3 फेज जनरेटर है, तो 3 कॉइल है, 6 तो टर्मिनल है। अगर मैं यहाँ पे इसको ग्राउंड ना करता तो ये 6 टर्मिनल ही 6 वायर इधर से लाने पड़ते ना मेरे को। हाँ, तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या डेवलप किया कि भाई ऐसा नहीं करो, इसको स्टार कनेक्शन में क्या कर दिया हमने, इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है, जनरेटर को। तो ये यहाँ से सिर्फ 3 ही टर्मिनल निकले मेरे जनरेटर का, और ये 3 टर्मिनल आके दूसरा कहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर पे, फिर इस ट्रांसफॉर्मर से दूसरे ट्रांसफॉर्मर पे, दूसरे ट्रांसफॉर्मर पे से तीसरे ट्रांसफॉर्मर, जितने सारे हैं। तो जो जनरेटर साइड में जो कनेक्शन है वो स्टार टू डेल्टा कनेक्शन है ट्रांसफॉर्मर के साथ। इधर तो सिर्फ 3 वायर कनेक्ट हुए, ठीक है, और ये साइड हो गया, जनरेटर हो गया स्टार टू डेल्टा। अब बीच में जितने सारे ट्रांसफॉर्मर है वो सारे डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन में है, ये सारे डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन में। ओके, अब लास्ट में जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में आता है, जो आपके घर के सामने लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा है, 415 वोल्ट आ रहा है डेल्टा कनेक्शन पे, और यहाँ पे फिर से इसी ट्रांसफॉर्मर में लोकल ग्राउंडिंग किया जा रहा है। यहाँ पे लोकल ग्राउंड कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर पे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पे,
और यहाँ से जो ग्राउंड है वो ग्राउंड से एक न्यूट्रल लाइन ले रहे हैं और एक फेज ले रहे हैं, एक न्यूट्रल लाइन ले रहे हैं और एक फेज ले रहे हैं। तो यहाँ पे आके तीनों सिंगल फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ना करते तो हमको 6 टर्मिनल्स खींचने पड़ते, 6 वायर। अभी 3 वायर सिस्टम चल रहा है ना, तो तब 6 वायर खींचने पड़ते, तो आपका कॉस्ट ज्यादा होता, तो आपका एफिशिएंसी कम होता है ना। तो इसी चीज को ये ग्राउंड वाला जो आपने बताया ना, हाँ वहां से एक और बार बताना थोड़ा, ये वाला ग्राउंड। यही तो है ना, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डेल्टा कनेक्शन से मतलब आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज, 3 टर्मिनल, 3 वायर आए। वो तीनों वायर के साथ अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ग्राउंडिंग करके ले लिया न्यूट्रल। ठीक है, ट्रांसफार्मर पे जो न्यूट्रल लिया, ये न्यूट्रल और न्यूट्रल के साथ ये रेड फेज, आर फेज, ये दे दिया, पकड़ लो इस हाउस नंबर 1 में। तो ये सिंगल फेज हो गए ना अभी। हाँ, तो ये 415 जो आपका लाइन वोल्टेज था वो डिस्ट्रीब्यूट होके कितना हो गया, 220 फेज वोल्टेज पे आ गया। फिर आपका वाई फेज से आपने एक फेज लिया और इसी न्यूट्रल से आपने एक न्यूट्रल वायर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, दूसरा फेज चला गया आपका। सिमिलरली तीसरा फेज दे दो, किसी और घर पे देना है, 2-4 घर मिला के देना है, आप क्या हाथ पे है अभी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर से इसको डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहला सवाल जो था कि क्यों हम मल्टी फेज ट्रांसमिशन पे या फिर मल्टी फेज सिस्टम को हम स्टार या डेल्टा, 3 फेज सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, और 3 फेज सिस्टम में हम या तो स्टार में कनेक्ट करते हैं या फिर डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें, स्टार या डेल्टा कनेक्शन ना करें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6 वायर्स खींचने पड़ेंगे। समझ में आया? समझ में आया? मगर ड्यू टू नेटवर्क इशू आई एम नॉट एबल टू अटेंड। थोड़ा सा समझ में आया, मगर ये है कि सर अगर हम वो अभी तो पूरा ही मैन्युफैक्चर ही वैसे ही होता है कि 3 फेज का हिसाब से ही मैन्युफैक्चर होता है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली जैसे हम लोग स्टार डेल्टा नहीं करें, बिना स्टार डेल्टा करे तो भी हम मोटर चला सकते हैं सर? नहीं रे बाबा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो 3 सिस्टम वायर लगेगा। ये जो सिस्टम हमने डेवलप किया है, ये सिस्टम क्यों डेवलप किया है सर? 3 फेज सिस्टम जो डेवलप किया है ना, ये क्यों किया है? हम तो 6 फेज ही ला सकते थे ना, पूरा 6 फेज बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, 6 वायर्स, 6 वायर्स। क्योंकि जनरेटर में आपको कितना कोयल है, 3 कोयल है। 3 कोयल का कितना टर्मिनल निकलता है? 6 टर्मिनल निकलता है। तो अगर आप सिंपल से सोचो, ये तो 6 टर्मिनल निकल गए ना। अगर दिमाग ना लगाते तब तो ये 6 वायर ही आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता। हाँ, हो जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि यार ऐसे करेंगे तो वायर का कॉस्ट ही ज्यादा पड़ जाएगा पूरे नेटवर्क में। तो हमने ये सिस्टम डेवलप किया कि एक काम करो, 3 टर्मिनल को शॉर्ट कर दो तो ये स्टार बन जाएगा। ठीक है, और R2Y, Y2B, B2R अगर इस टाइप से लगाते हो तो वो डेल्टा कनेक्शन बनेगा। मतलब हम 3 वायर सिस्टम यूज कर पा रहे हैं अब। सर ये 6 खींचे होते तो हमको 6 मतलब RYB की जगह पे ऐसे 6 अलग अलग जगह पे फेज दे पाते हैं ना। हाँ, अब ये तो एक ही फेज होता ना, इससे और इससे अगर खींचते तो ये तो एक ही फेज होता ना, आप अलग अलग कैसे देते? ये तो एक ही कोयल है। तो इसमें जो वोल्टेज आएगा, अगर इससे अलग सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हो, इससे अलग सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हो, तो चलेगा कैसे? तो भाई मेरे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो कि 3 कोयल है, 3 कोयल का 6 टर्मिनल है। मैं 6 तार अगर पावर प्लांट से खींच के लेके आऊं तो मेरा कोयल का जो वायर सिस्टम ही चेंज हो जाता है ना। इसीलिए हमने क्या किया, स्टार कनेक्शन किया या फिर डेल्टा कनेक्शन किया। ठीक है, तो अब जो है कि अगर आप 3 टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हो और उसको ग्राउंड कर दे रहे हो, तो फिर ये क्या बन जा रहा है, स्टार कनेक्शन बन रहा है। अगर आप इसी ग्राउंडिंग के जगह पे आप इसको हटा देते हो और ऐसे कनेक्ट कर देते हो कि एक फेज का एक एंड को दूसरे फेज के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट करते हो,
तो ये क्या बनता है, डेल्टा कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, R2Y, Y2B, B2R अगर कनेक्ट करते हो तो इसे करने से कि फिर चलता कैसे है, ये भी एक सवाल है। क्या हम डेल्टा में फिर करंट निकलता कैसे है अगर हम तीनों को कनेक्ट कर देते हैं तो, है ना। पकड़ लो, वही सवाल सर मेरा भी। ये अगर है तो ये चलता कैसे है भाई, क्योंकि किसी एक एंड पे पकड़ लो ये है ना, तो आप स्टार में अगर न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हो तब तो इससे करंट आएगा, आर से करंट आएगा, वाई से करंट आएगा, बी से करंट आएगा और न्यूट्रल से निकल जाएगा, है ना। डेल्टा में जब आप कनेक्ट कर रहे हो ऐसे तो ये आर फेज आ गया, ये बी फेज आ गया और ये पकड़ लो वाई फेज आ गया, या आर वाई बी कोई भी पकड़ लो कलर के साथ। तो आर वाई बी हो, आर बी वाई हो, तो करंट जो आ रहा है तो तीनों तो करंट आ रहा है, निकल कैसे रहा है। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक टाइम पे, एट एनी इंस्टेंस कोई भी एक फेज, एटलीस्ट कोई भी एक फेज क्या कर रहा होगा, निकाल रहा होगा की तरह। यस। आपको अगर देखना है तो वेवफॉर्म देखना पड़ेगा कि ये अगर मेरा, अभी पूरा इलेक्ट्रिकल समझाना पड़ेगा। हाँ मतलब ये इलेक्ट्रिकल थोड़ा ज्यादा आ गया इसलिए मेरे को पता नहीं चल बोलने का रहा। मतलब है ये पकड़ लो हमारा आर फेज हो गया, आर फेज से बी फेज कितना डिग्री अपार्ट रहेगा, 120 डिग्री अपार्ट रहेगा, है ना, आउट ऑफ फेज। तो 120 डिग्री आउट ऑफ फेज अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो दिस विल बी योर 120 डिग्री आउट ऑफ फेज। और बी से आर जो रहेगा वो कितना डिग्री रहेगा, वो इससे 120 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो किसी भी एक इंस्टेंट पे ना, किसी भी एक इंस्टेंट पे जहाँ पे ये वाला पीक पे गया वहां पे आपका बाकी दोनों जो होगा ये तो जीरो में है और ये निगेटिव पीक पे है। तो किसी भी एक इंस्टेंट पे देखोगे तो सम जो होगा ये दोनों पॉजिटिव पे है तो ये निगेटिव पे है। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी दो फेज से अगर करंट आ रहा है तो तीसरे से करंट निकल रहा हो। किसी भी एक इंस्टेंट पे दो फेज से अगर करंट आ रहा है तो तीसरा जो एक्ट करेगा उससे क्या होगा, ये दोनों से आ रहा है तो इससे करंट निकल रहा है। फिर इस नेक्स्ट इंस्टेंट पे इससे करंट आएगा, इससे करंट आएगा तो इससे निकलेगा। अगर इससे भी करंट आ रहा है, इससे करंट आ रहा है तो इससे निकलेगा। तो एक फेज जो है वो कंटिन्यूअसली न्यूट्रल की तरह एक्ट करेगा, रिटर्न पाथ की तरह एक्ट करेगा। इसी को कहते हैं डेल्टा। स्टार में ऐसा नहीं होता, स्टार में एक अलग न्यूट्रल पार्ट होता ही है। हाँ, स्टार में अगर 3 फेज 4 वायर सिस्टम है तो यहाँ पे न्यूट्रल दिया वो। अगर स्टार में जब आप मोटर को कनेक्ट कर रहे हो इस टाइप से 3 टर्मिनल से कनेक्ट कर दे रहे हो तो 2 से आएगा तो फिर तीसरे से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस 3 फेज सिस्टम हमेशा ऐसा होता है कि 120 डिग्री अपार्ट में तीनों फेज है। ठीक है, जो फेज एंगल होता है 360 डिग्री फेज एंगल डिवाइड बाई 3 मतलब 120 डिग्री अपार्ट आपका इलेक्ट्रिकल एंगल से रहता है। तो टाइम के हिसाब से जब आप देखोगे चीजों को तो ये हर एक फेज जो है ना, अभी वो थ्योरी में जाएंगे बड़ा लंबा खिंचाएगा, नहीं जाएंगे। तो अभी आप इतना समझ लो कि कोई भी एक फेज जो है वो हमेशा न्यूट्रल की तरह एक्ट कर रहा है। अब देखो इन स्टार कनेक्शन क्या होता है कि लाइन वोल्टेज जो है, यहां से देखो स्टार कनेक्शन पे लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू योर √3 बी फेज और लाइन करंट और फेज करंट बराबर है। ठीक है, स्टार कनेक्शन है, ये रहा मेरा न्यूट्रल,
तो ये क्या है, ये हो गया मेरा फेज वोल्टेज, दिस इज योर वी फेज। और लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है दिस इज माई वी लाइन, ठीक है। सो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ योर वी फेज। समझ में आया? √3 होने से कितना होता है रे? 1.73 1.732 सर। √3 हाँ 1.73 आपने लिखा ही है। ये होता है अगर √3 इज इक्वल टू 1.73। तो पकड़ लो, 220 इंटू कर दो इंटू 220, तो 380 आ रहा है, 220 240। हाँ, तो 415 वोल्ट जब हम बोलते हैं ना 415 वोल्ट, तो यहाँ पे अगर लाइन वोल्टेज है 415, तो आपका फेज वोल्टेज कितना आएगा? 240। स्टार में लाइन वोल्टेज अगर आपको 415 मिल रहा है लाइन टू लाइन, तो फिर आपका फेज वोल्टेज लाइन टू न्यूट्रल कितना मिल रहा है? 240। तो 1.73 इंटू 240 इज इक्वल टू 415। समझ में आया? सो स्टार कनेक्शन में क्या हो रहा है मेरा, स्टार कनेक्शन पे लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 वी फेज, और लाइन करंट और फेज करंट क्या है? बराबर है, क्योंकि यहाँ से जो करंट आ रहा है IR, दिस इज द फेज करंट I फेज। लेकिन डेल्टा में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। डेल्टा में देखो लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज दोनों एक ही है। यहाँ से जो V लाइन आएगा दैट विल बी इक्वल टू योर V फेज, वही V फेज है ना, फेज के अक्रॉस पे लगा। और लाइन करंट जो है दैट इज √3 ऑफ योर I फेज, ठीक है, √3 ऑफ योर I फेज। तो लाइन वोल्टेज स्टार में 1.7 टाइम्स ऑफ योर फेज वोल्टेज, लाइन करंट 1.7 टाइम्स ऑफ योर फेज करंट डेल्टा में। तो पावर जो खींचता है वो क्या होता है? √3 VL IL, या फिर 3 टाइम्स ऑफ B फेज I फेज। ओके, सो दिस इज योर 3 फेज पावर। अब यहाँ पे स्टार कनेक्शन पे अगर हम देखें, स्टार कनेक्शन पे और डेल्टा कनेक्शन पे अंतर कहाँ पे आ रहा है पावर में? देखो पावर दोनों ही केस में तो आपका √3 VL IL हो रहा है ना, √3 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज हो रहा है, तो बात बराबर हो रहा है पावर में। बट कहाँ पे दिक्कत आ रहा है? देखो यहाँ पे आपका वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज है वो 3 टाइम्स ऑफ B फेज है, 1.7 टाइम्स ऑफ B फेज, ठीक है। और यहाँ पे लाइन करंट ज्यादा हो रहा है, सो 1.7 टाइम्स। तो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा या फिर स्टार्टिंग करंट जो होगा, स्टार्टिंग करंट किसी भी मोटर का स्टार्टिंग करंट इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन वो कम रहेगा देन योर डेल्टा। सो डेल्टा में स्टार्टिंग करंट ज्यादा होगा और स्टार में कम होगा। लेकिन डेल्टा में आपका जो स्टार कनेक्शन में क्या होगा, जो लॉसेस है that loss will be high, loss will be high and delta में loss is low। इसीलिए जब हम कोई भी अगर बड़ा मोटर अगर हम लेते हैं तो स्टार्टिंग फेज स्टार्टिंग करंट के लिए हम लोग स्टार में ही इसको कनेक्ट करते हैं। तो स्टार में जब कनेक्ट हो जाता है, चल जाता है, जब रनिंग में आता है, उसके बाद हम इसको डेल्टा में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, डेल्टा में ट्रांसफर कर देते हैं। बहुत कुछ समझना है यहाँ पे, एक्चुअली बहुत कुछ नहीं, मतलब कुछ कुछ ही समझ में आया, बाकी तो बहुत। हाँ सर, ये हो सकता है, ये है कि इसमें लाइन करंट जो होता है सर, इसमें जो है ज्यादा लॉस होता है करंट।
एग्जैक्टली, क्योंकि आपका लॉस जो है ना वो आई स्क्वायर आर लॉस होता है ना। करंट जितना ज्यादा होगा लॉस उतना ज्यादा होगा। करंट को लिमिट करो, वोल्टेज ज्यादा होने से आपको दिक्कत नहीं है, वोल्टेज ज्यादा होने से दिक्कत नहीं है। वोल्टेज ज्यादा होगा करंट कम होगा, पावर सेम है, पावर सेम, ठीक है। लेकिन अगर वोल्टेज ज्यादा है करंट कम है तो लॉस आपका कम हो रहा है, और अगर वोल्टेज कम हो रहा है और करंट ज्यादा हो रहा है तो लॉस आपका ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये असल में बीच में टपक गया ये मोटर। हम तो इलेक्ट्रिकल का सिस्टमेटिक ऑर्डर में जाते हैं, या फिर डिस्कस किए थे शायद से आप लोगों से। नहीं Why सर, would- ये सर, हम नहीं यार, पर क्या बात करते हो, हम कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्डिंग में डिस्कस किया है इस चीज को, ऐसा कैसे। हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सर हम लोग जस्ट नॉर्मल स्टार डेल्टा क्या होता है उसके बारे में किए थे। ये वाला जो आप बता रहे अभी बता रहे। ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज करते हैं वो बताया था। हाँ वो बताया था सर। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पावर रिमेन्स कांस्टेंट, तो वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट को घटाते हैं। करंट घटेगा तो आपका जो आई स्क्वायर आर लॉस है, लॉस कम होगा, है ना। क्योंकि आपका लॉस किसके वजह से हो रहा है, करंट कंडक्टर के अंदर इसी करंट की वजह से हो रहा है, आई स्क्वायर आर लॉस हो रहा है, तो करंट को कम करना है आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट जो है TIL so phase current is equal to 1/√3 IL, और यहाँ पे आई फेज ही है सर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी एक टॉपिक से इधर खींच के आए हुए हैं। ये जब इलेक्ट्रिकल से एकदम शुरू होगा ना, इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन, तब ज्यादा समझ में आएगा। बेटर समझ में आएगा। हाँ, पर मतलब क्योंकि ये क्या है, बीच में से हमने क्या है, नूडल्स में सीधा मसाला डाल के टॉस करके दे दिया है। चल 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोल रहा था, जो मेन अपना कंट्रोल के ऊपर काम था ना, कंट्रोल सर्किट के ऊपर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे 3 फेज सिस्टम ले रहे हैं। 3 फेज सिस्टम में क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप एक एंड को शॉर्ट कर देते हो तो वो बन जाता है स्टार कनेक्शन। अगर आप R2Y Y2B B2R करते हो तो फिर वो बनता है डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो ये स्टार कनेक्शन, ये मेरा डेल्टा कनेक्शन। तो कोई भी मोटर होता है 3 फेज मोटर, तो उसमें भी 6 टर्मिनल्स मिलेंगे। 6 टर्मिनल्स में मैंने जैसे दिखाया आपको, टर्मिनल्स का नाम कैसे रखते हैं, U1 V1 W1, और U1 के नीचे क्या रहेगा, W2 U2 V2, ऐसा मिलेगा आपको देखने में। तो अगर आप U2 V2 W2 को शॉर्ट कर देते हो, ये बन जाता है स्टार कनेक्शन। U1 W2 V1 U2 एंड W1 V2 अगर कनेक्ट करते हो तो वो बनता है डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। डायरेक्ट आप फील्ड पे ही शॉर्ट करते हो। तो कभी भी ना, इन जनरल छोटा मोटर है तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट डेल्टा में स्टार्ट नहीं करना है, स्टार में ही स्टार्ट करना है, ठीक है। डेल्टा में स्टार्ट करोगे पूरा सिस्टम का वोल्टेज ड्रॉप करा देगा, तो काफी सारी दिक्कतें आ सकते हैं। तो हमेशा अगर DOL बना रहे हो तो DOL सर्किट में कहीं कहीं पे छोटा मोटर पे यूज करता है डेल्टा, डायरेक्ट डेल्टा भी बनाता है, बट क्या बनाना है, डेल्टा नहीं बनाना है, हमको स्टार बनाना है, ठीक है। तो हम एक टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे, ये बन जाएगा DOL सर्किट, डायरेक्ट ऑनलाइन। और डेल्टा सर्किट अगर बनाना है तो क्या करेंगे, R2Y Y2B B2R ऐसे कनेक्ट करेंगे। अब इससे अगर कनेक्ट करना है आपको मोटर को, तो मोटर का जो सिस्टम बनेगा, पकड़ लो ये मेरा 3 फेज आ गया, RYB कनेक्शन आया, और ये मेरा मोटर का टर्मिनल से, तो ये यहाँ पे जो कनेक्शन देंगे, ये तो शॉर्ट कर दिया, फील्ड पे ही शॉर्ट कर दिया, चलो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बना रहे हैं। फील्ड पे हमने W2 U2 एंड V2 इसको शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या कनेक्ट करना है, यहाँ पे मेरे को RYB कनेक्ट करना है, R फेज Y फेज एंड B फेज। लेकिन डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तब तो मोटर चलता रहेगा ना, तो यहाँ पे मेरे को कंट्रोल चाहिए, तो हम एक कॉन्टेक्टर लगाते हैं, ठीक है। एक कॉन्टेक्टर लगा रहे हैं, मेन कॉन्टेक्टर, इसको मैं बोल रहा हूँ मेन कॉन्टेक्टर। तो अगर ये कॉन्टेक्टर का 3 कॉन्टेक्ट लगा दिया, अगर ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो मेरा मोटर ऑन हो जाएगा, है ना। अभी देखो, कॉन्टेक्टर अगर ऑन हुआ तो मोटर ऑन होगा। इसी को, ये हो गया आपका कौन सा सर्किट, ये हो गया मेरा पावर सर्किट, क्लियर।
दिस इज माय पावर सर्किट। अब अपने को क्या बनाना है, इसी कॉन्टेक्टर का कंट्रोल सर्किट बनाना है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये तो 415 वोल्ट है, तो या मैं क्या करूंगा, एक 220 वोल्ट का लाइन ले रहा हूँ कॉन्टेक्टर का पावर सर्किट बनाते, कंट्रोल सर्किट बनाते। तो ये सबसे पहले एक ले लिया आपने, एक फ्यूज लिया, एक ओवरलोड रिले का एनसी लिया, फिर लोकल स्टॉप पुश बटन लिया, फिर एक स्टार्ट पुश बटन लिया और उसके कॉइल में लगा दिया, जैसे हमने अभी तक किया हुआ है ना, सेम टू सेम सर्किट बनाए हो। सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक ओवरलोड रिले ऐड कर रहे हो मोटर कंट्रोल में। ओके, सो करंट फ्लो कैसे होगा ये पता है हमको। स्टार्ट मारोगे तो कोयल ऑन होगा, कोयल ऑन होगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा, मोटर चलने लगेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको होल्डिंग देना है। तो जैसे हमने अभी तक सर्किट में बनाया सेम टू सेम, हम यहाँ पे भी होल्डिंग लगाएंगे तो मेरा मोटर होल्ड हो जाएगा। अब स्टार्ट को छोड़ दो तो चलेगा। अगर किसी कारण से मोटर ओवरलोड हुआ, मोटर ओवरलोड हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। जैसे ये कटेगा आपका कॉन्टेक्टर छोड़ देगा और आपका मोटर बंद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर DOL सर्किट, डायरेक्ट ऑनलाइन सर्किट। ठीक है, ओवरलोड से मतलब कि ज्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ अब आते हैं रुक जाओ, कि मोटर ओवरलोड कब होता है। मोटर का एक ही प्रोटेक्शन होता है, मेन प्रोटेक्शन। कभी भी अगर आपको इंटरव्यू में भी पूछे, कभी भी पूछता है, तो मोटर का प्रोटेक्शन मतलब ओवरलोड रिले। ठीक है, ओवरलोड रिले इज यूज्ड फॉर इंडक्शन मोटर प्रोटेक्शन, 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रोटेक्शन के लिए मोटर ऑफ प्रोटेक्शन ओवरलोड। क्लियर। अब ये ओवरलोड रिले, ओवरलोड क्यों होता है, मोटर ओवरलोड क्यों होता है बताओ। एनीबॉडी, मोटर क्यों ओवरलोड होता है। मोटर को ओवरलोड होता है सर, कोई वायरिंग वगैरह शॉर्टिंग हो जाता है, उसकी वजह से हो जाएगा। नहीं, वो तो शॉर्ट सर्किट है, हाँ। मोटर का ओवरलोड भी। देखो कोई भी मोटर है, अब मोटर क्या कर रहा है, कोई एक एलिमेंट होगा, उसी को तो घुमा रहा होगा ना। मोटर के साथ आप क्या लगाए हो, इधर पंप लगाए होगे, कंप्रेसर लगाए होगे, या फिर आप फैन लगाए होगे। मोटर क्या करता है, मोटर का काम है घूमना, वो घुमाता रहेगा, लेकिन वो किसको घुमाएगा, वो एक ड्रिवन एलिमेंट को घुमाएगा, या तो पंप होगा, फैन होगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट है जिसको वो घुमा रहा है ना। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा और गौर से देखें तो मोटर को का जो रोटर होता है, शाफ्ट होता है, वो किसके ऊपर घूम रहा है, बियरिंग के ऊपर घूम रहा होगा। यहाँ पे 4 बियरिंग लगे हैं, 2 तो हो गए मोटर का और 2 हो गए आपके पंप का। मैं पंप पकड़ लेता हूँ, क्लियर। तो ये जो साइड है, ये कौन सा साइड हो गया, ये हो गया मेरा नॉन ड्राइव एंड, ये हो गया मेरा ड्राइव एंड साइड, DE साइड। ठीक है, ये हो गया पंप का DE साइड, ड्राइव एंड साइड, और ये हो गया मेरा नॉन ड्राइव एंड साइड। तो ये 4 बियरिंग लगे हुए हैं, 2 नॉन NDE बियरिंग, नॉन ड्राइव एंड, 2 ड्राइव एंड बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इधर से घुमा रहा है ना, तो इसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ रहा है, इस बियरिंग के ऊपर, और ये तो इस साइड में लोड नहीं है ना, ये सिर्फ सपोर्ट दे रहा है बियरिंग, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये हो गए नॉन ड्राइव एंड, नॉन ड्राइव एंड, ये हो गए ड्राइव एंड बियरिंग, ड्राइव एंड बियरिंग। अब पकड़ लो, किसी कारण से अगर कोई भी एक बियरिंग खराब होता है तो क्या होगा, या फिर बियरिंग अगर जाम हो जाता है, चौक होता है, जामिंग हो सकता है ना बियरिंग चलते चलते, तो क्या होगा, ये शाफ्ट को घुमाने के लिए इस मोटर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। जब ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तो ये मोटर क्या करेगा, इधर से करंट ज्यादा लेगा, करंट इसको ज्यादा चाहिए, है कि नहीं। हाँ। तो इसी के कारण मोटर होता है ओवरलोड। किसी भी टाइम पे अगर मोटर अपने रेटिंग से ज्यादा करंट ले रहा है तो इसका जो कॉइल है, उस कॉइल पे I2R लॉस बढ़ेगा, मतलब हीट बढ़ेगा, और अगर हीट बढ़ेगा तो ये कॉइल क्या होगा, जल जाएगा। तो करंट क्यों बढ़ेगा भाई, करंट बढ़ेगा उसका कारण, एक नंबर कारण, अगर आपका बियरिंग जाम हो गया हो तो बियरिंग
जाम हो गया है या फिर बियरिंग सीज हो गया है, मतलब टूट गया है, शाफ्ट घूम नहीं रहा है, तो मोटर चाहेगा कि मैं इसको घुमाऊं और ये घूम नहीं रहा है, तो वो करंट ज्यादा लेगा ताकि और ताकत लगाएगा, है कि नहीं। तो जितना मैकेनिकल टॉर्क इधर बढ़ेगा, समझना इस चीज को, जितना मैकेनिकल टॉर्क इधर बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल टॉर्क उतना ही बढ़ेगा, है ना। इलेक्ट्रिकल टॉर्क उतना बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिकल टॉर्क देगा कौन, ये करंट देगा, तो आपका करंट बढ़ेगा। जब करंट बढ़ रहा है तो आपका कॉइल जो है उस कॉइल पे हीट ज्यादा जा रहा है, अगर ज्यादा जा रहा है हीट तो कॉइल जल जाएगा। इसी चीज को प्रोटेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, ओवरलोड रिले लगाते हैं। अब और क्या कारण हो सकता है ओवरलोड का, और क्या कारण हो सकता है, ये मेरा मोटर है और यहाँ पे मैंने एक पंप लगाया हुआ है, पकड़ लो अगर इसमें जितना इसका कैपेसिटी है मोटर का उससे ज्यादा अगर आप यहाँ पे लोड दे दो, आप लोड ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, कैपेसिटी से ज्यादा लोड दे रहे हो, तो मोटर ओवरलोड में आएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते हो, मैकेनिकल साइड में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है मैकेनिकल टॉर्क उसी के प्रोपोर्शनल होता है ना इलेक्ट्रिकल टॉर्क, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क जो बढ़ेगा वो क्या होगा, वो ज्यादा अगर हो गया तो मेरा करंट बढ़ रहा, समझ में आ रहा है। तो एक तो कारण हो सकता है कि मैं ओवरलोड ही कर रहा हूँ, कि मेरा जो आउटपुट है उसमें ज्यादा लोड दे रहा हूँ, तो पंप जो है उसको घुमाने में मोटर को ताकत ज्यादा लग रहा है तो फिर करंट ज्यादा लग रहा है। दूसरा कारण हो सकता है कि इसका जो बियरिंग है वो टूट गया है, जाम हो गया है, समझ में आ रहा है। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि हो सकता है इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स या फिर सॉलिड, पकड़ लो आपका कोल फीडर है और कोयला जा रहा था उसमें एक लोहे का सरिया आके घुस गया, या फिर कोई भी एक फॉरेन एलिमेंट आ गया, मोटा सा हार्ड एलिमेंट आया और ये पंप को क्या कर रहा है कि घूमने नहीं दे रहा है, जाम कर दिया। तो किसी भी वजह से जब यहाँ पे जामिंग हो रहा है ना शाफ्ट में, तब जाके मोटर मेरा ओवरलोड हो रहा है। और इस ओवरलोड को से बचने के लिए, ओवरलोड में क्या हो जाएगा, मोटर जो है आपका जल जाएगा। तो मोटर ना जले इसके चलते हमको क्या लगाना है, ओवरलोड रिले लगाना है। अभी आप बोलोगे कि सर करंट ले रहा है ज्यादा कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। ये तीनों फेज में से किसी भी एक फेज में हो या फिर तीनों फेज में हो, ज्यादा करंट ले रहा है, तो करंट यहाँ पे ले रहे हैं और ओवरलोड रिले लगाए हो यहाँ पे, तो काम कैसे करेगा। तो जो भी ओवरलोड रिले है ना, ये ओवरलोड रिले असल में लगता है यहाँ पे, रिले लगेगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे लगेगा, यहाँ पे रहेगा सीटी, देखे होंगे ऐसा लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, सीटी, करंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। क्योंकि इसमें से तो हाई करंट फ्लो कर रहा है ना, पकड़ लो आपका 100 एम्पियर 100 या फिर 90 एम्पियर, इतना करंट तो फ्लो होता ही होगा। सो ये हाई करंट है। और मेरा जो रिले है, रिले का जो कोयल है वो तो बड़ा पतला कोयल होता है यार, तो ये कैसे हैंडल करेगा इतना करंट को। तो हम क्या लगा रहे हैं बीच में, करंट ट्रांसफॉर्मर लगा दे रहे हैं। अब करंट ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, ये इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रहेगा, वो जो कंडक्टर है उसके चारों तरफ ऐसे रहेगा, तो ये प्रोपोर्शनल करंट यहाँ पे बिल्डअप करेगा। तो पकड़ लो मेरा करंट ट्रांसफॉर्मर हो सकता है कि 500:1 एम्पियर का, या फिर हो सकता है 1000:1 एम्पियर का। सो अगर मेरा मेन सर्किट पे 1000 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो सीटी पे कितना करंट पास करेगा, 1 एम्पियर करंट पास करेगा, या फिर हो सकता है 1000:5 एम्पियर का करंट है। तो सीटी का जो आउटपुट होता है ये स्टैंडर्ड रहेगा, या तो 1 एम्पियर होगा या फिर 5 एम्पियर होगा, ठीक है। सो उसी प्रोपोर्शनल से कि यहाँ पे अगर पकड़ लो अभी 90 एम्पियर जा रहा है, तो अगर 500 एम्पियर जाता तो 1 एम्पियर फ्लो होता, तो 90 एम्पियर जा रहा है, कितना फ्रैक्शन में जा रहा है ना। तो इतना कम करंट आपका ओवरलोड रिले के अंदर से के कॉइल से जाएगा। और इसका रिले जो होगा यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं, रिले को, ओवरलोड रिले का सेटिंग दे सकते हैं कि कितना टाइम पे कितना करंट जाएगा। ये दो चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो करंट पे डिपेंड करेगा
कितना हाई करंट जा रहा है, दूसरा कितना टाइम के लिए जा रहा है। तो जितना हाई करंट जितना शॉर्ट टाइम पे जाएगा वो ट्रिप करा देगा, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका सेटिंग के डिटेल्स पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ओवरलोड रिले कैसे काम करता है। दो चीज सेट करना होता है यहाँ पे, एक तो टाइम सेट करना होता है, एक करंट सेट करना होता है। इसका कैलकुलेशन अलग है। तो क्या होगा कि अगर हाई करंट आपका, अगर पकड़ लो कि तो हल्का सा ओवर करंट जा रहा है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए जा रहा है, तब भी ट्रिप करेगा। और एक इनरश करंट पास हुआ, बहुत ज्यादा करंट पास हो गया लेकिन बड़ा ही शॉर्ट टाइम के लिए पास हुआ, तो भी आपका ये ट्रिप करा देगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले लगता कैसे, यहाँ पे सीटी रहेगा और सीटी से कनेक्टेड होगा आपका ओवरलोड का ऑक्सिलरी कॉइल, ठीक है। और इसी ओवरलोड रिले का जो एनसी पॉइंट है, उस एनसी पॉइंट को हम कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, अपने कंट्रोल सर्किट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसी एनसी पॉइंट को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, ऑक्सिलरी अपने कंट्रोल सर्किट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखो करंट अगर फ्लो करेगा ज्यादा यहाँ पे मेरे पावर सर्किट पे, यहाँ पे ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो ये सीटी इस कोयल को एनर्जाइज करेगा, और सीटी कोयल को एनर्जाइज करेगा तो ये जो एनसी है ये ओपन होगा। ये ओपन होगा तो फिर मेरा ये जो सर्किट है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आया ना? हाँ। सो ये हो गया आपका मोटर कंट्रोल सर्किट। मोटर कंट्रोल सर्किट में क्या लगाते हैं हम लोग, ओवरलोड रिले लगाते हैं। ओवरलोड क्यों होता है वो पता चल गया। ओवरलोड रिले कैसे लगाते हैं, सीटी का कनेक्शन पता चला। और अभी हम बता रहे हैं कंट्रोल सर्किट डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का। अब देखो ये जो स्टार्टर बना ये हो गया मेरा डीओएल स्टार्टर, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओ, आपको आप अगर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग किसी भी पैनल का खोलोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा। यहाँ पे फ्यूज दिखेगा, यहाँ पे आपका ओवरलोड रिले कनेक्शन दिखेगा, फिर आपको स्टॉप पुश बटन दिखेगा, फिर स्टार्ट पुश बटन दिखेगा, आपको कॉन्टैक्ट दिखेगा, हो सकता है इस तरीके से भी दिया होता है, और फिर आपको एक कॉइल दिखेगा। ये हो गया आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्लियर? सर ओवरलोड रिले की जगह पे अगर हम कॉन्टेक्टर लगाते हैं तो हमें, वो तो क्या हाई वोल्टेज से चलता है, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं होगी सीटी की। क्या ओवरलोड रिले जो काम करेगा वो एक कॉन्टेक्टर भी काम करेगा ना? ओवरलोड रिले पे सेटिंग होता है बाबू, मैंने बताया था कि अलग अलग टाइप के रिले होते हैं, वो अलग हो। ओके, ओवरलोड रिले पे टाइम का भी सेटिंग होता है। हाँ, और जो नॉर्मल रिले हमने बताया था कि जो आप जो रिले कार्ड में यूज करते हो उसमें और कॉन्टेक्टर में डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका थर्मल सेटिंग है, ठीक है। इसको कहते हैं थर्मल ओवरलोड रिले। तो थर्मल सेटिंग जो करते हैं वो टाइम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, करंट और टाइम। तो यहाँ पे सेटिंग देना है ना, कॉन्टेक्टर में सेटिंग कहाँ होता है, कॉन्टेक्टर में कोई सेटिंग होता नहीं है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्टर नहीं लगा सकते हो। नॉर्मल रिले में भी तो नहीं होता सेटिंग्स में। हाँ, नॉर्मल रिले जो रिले कार्ड में जो रिले लगता है उसमें और कॉन्टेक्टर में बता रहा था कि उस टाइप का रिले है, तो फिर इसमें दिक्कत नहीं है, ये सेम टू सेम है। कोयल है और एक पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट है एनओएस। सर हम लेकिन लोग जो ऐसा कर सकते हैं सर, टाइमर लगा दे और एक रिले कॉन्टेक्टर लगा अरे करके। ना रे भाई, इतना आसान है क्या? आप जब कैलकुलेशन देखोगे ना रिले का दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। रिले सेटिंग्स का जो कैलकुलेशन होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। ये एक दो चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है अभी। ऐसा है ना कि हो सकता है कि आपका इस मोटर के कोयल के थ्रू थोड़ा सा हाई करंट पास हो रहा है, ठीक है। अभी आप रिले का सेटिंग जो होता है, पकड़ लो जो स्टार में करंट लेता है ना, स्टार्टिंग करंट, स्टार में स्टार्टिंग करंट जो लेता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 टाइम्स होता है, ओके, 1.5 टाइम्स। और डेल्टा में जो स्टार्टिंग करंट होता है ये अप्रोक्सीमेटली आपका 2.5 to 3 टाइम्स होता है, ठीक है। 3 टाइम्स करंट लेता है डेल्टा में। तो आप जब रिले का सेटिंग करते हो ओवरलोड रिले का, तो स्टार्टिंग करंट से नीचे रखना है,
ऊपर रखना है ना। अगर आप रिले का सेटिंग में अगर ये जो करंट लेता है कि स्टार्टिंग पे ही 1.5 टाइम्स लेता है, पकड़ लो आपका नॉर्मल करंट जो नॉर्मल वर्किंग करंट है, नॉर्मल रनिंग करंट है वो 100 एम्पियर है, तो ये क्या होगा कि जब स्टार्टिंग पे होगा तो 1.5 टाइम्स लेगा, मतलब 150 एम्पियर ले लेगा। समझ पा रहे हो कितना ज्यादा है? 1.5 टाइम्स मतलब 150 एम्पियर हो गया, है ना। तो 150 एम्पियर करंट अगर स्टार्टिंग पे लेगा ये कोयल, तो सोचो कि 2.5 टाइम्स होने से कितना 250 एम्पियर। तो जो कोयल बना है 100 एम्पियर के लिए, उसमें से अगर 250 एम्पियर पास होगा तो क्या होगा, जल जाएगा, I2R लॉस होगा। इसका फिर स्क्वायर करो और फिर इसका रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो तो उतना हीट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, तो ये तो गर्म होकर जल जाएगा ना। तो यहाँ पे जो हम इसीलिए क्या करते हैं, जो ओवरलोड रिले लगा रहे हैं, वो रिले क्या करेगा कि इसमें सेटिंग करेंगे, इतना सेटिंग करेंगे कि जो भी अपना स्टार्टिंग करंट है उससे ऊपर रहे रिले का सेटिंग। अब ये पकड़ इसको 250 एम्पियर पे सेट करोगे तब तो इसको जलना ही जलना है 100 एम्पियर का। तो 150 एम्पियर है तो पकड़ लो 165 एम्पियर 160 एम्पियर इस टाइप से इतना सेटिंग पे रख दीजिए। अभी ये अगर थोड़ा सा भी जाम होगा तो एम्पियर खींचेगा ज्यादा, तो ये रिले जो है वो काट देगा आपका सर्किट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया सर, समझ में आई है सर। DOL पता चला कि भाई मोटर 3 फेज से मोटर जो कनेक्ट करते हैं उसके बीच में तो यहाँ पे और भी चीजें आएंगी। यहाँ पे ये तो एकदम सिंपल से मैंने बना के रखा है। यहाँ पे आएगा लगेगा एक तो स्विच फ्यूज यूनिट, क्या लगेगा, SFU लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा SFU। SFU मतलब स्विच फ्यूज यूनिट। आप देखे होगे MCC पैनल पे, जब भी आप MCC पैनल खोलते हो ना, दरवाजा खोलते हो तो काला हैंडल होता है ना, ब्लैक कलर का हैंडल होता है। इसको पकड़ के ऐसे घुमाते हो तो डोर के साथ ही 3 फ्यूज लगे हुए हैं। खोल के देखना, जैसे 3 फ्यूज, जैसे दरवाजा खोलते हो तो तीनों फ्यूज निकल के आ जाते हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड योर स्विच फ्यूज यूनिट। ये क्या है, एक ही साथ कनेक्ट हो रहा है, एक ही साथ पूरा का पूरा यूनिट है, तीनों फेज को एक साथ कनेक्ट कर रहा है, एक साथ खोल रहा है। तो जब हम दरवाजा खोलते हैं, डोर ओपन करते हैं MCC पैनल का, तो ये जो पावर सर्किट है ना ये कट जाता है एक्चुअली, ताकि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो, ह्यूमन इंजरी ना हो, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, दरवाजा खोलते फिर प्लायर से इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, एक्सपर्ट्स हैं कुछ टेक्नीशियंस, है ना। सो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक लगेगा फ्यूज यूनिट, ताकि इसका सर्किट प्रोटेक्शन हो जाए पावर सर्किट का। ओके, उसके बाद क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका ओवरलोड रिले। ये ओवरलोड रिले हो जाएगा और उसी का एनसी पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे अपने कंट्रोल सर्किट को। क्लियर? अगर ये समझ में आया है, समझ में आया प्रदीप? हाँ सर, अगर ये समझ में आया है, ये अगर डायरेक्ट ऑनलाइन का सर्किट समझ में आया है, तो आप लोगों का आज का होम टास्क है कि आप एक हॉट स्टैंड बाई सर्किट बनाओ। ये क्या है हॉट स्टैंड? हॉट स्टैंड बाई, देखो स्टैंड बाई क्या होता है? ये नहीं तो वो सही। हाँ, तो स्टैंड बाई मतलब आइडेंटिकल 2 इक्विपमेंट रहेंगे, है ना, कि मोटर पकड़ लो सेम टू सेम आइडेंटिकल मोटर होंगे। तो ये मोटर 1, ये मोटर 2। अगर मेरा मोटर 1 नहीं चल रहा है तो मैं मोटर 2 को चला सकता हूँ, ये बंद है, ये ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा, तो हम बोलेंगे कि इसको स्टैंड बाई में है। तो जब कभी भी इसको बंद करना है या फिर ये बंद हो जाता है तो हम इसको चला सकते हैं, इस फेज को बोलते हैं हम लोग स्टैंड बाई। हॉट स्टैंड बाई क्या हो गया कि द मोमेंट ये वाला मोटर बंद होगा ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, जैसे ही ये मोटर बंद हुआ ये किसी का इंतजार नहीं करेगा, ये ऑटो स्टार्ट होगा। इसको कहते हैं हम लोग हॉट स्टैंड बाई, गर्म है मामला, है ना। और एक चीज होता है रिडंडेंसी।
रिडंडेंसी कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? रिडंडेंसी यूज करते हैं कंट्रोल सर्किट पे, जैसे हमारा पीएलसी वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो गए, उसमें हम लोग रिडंडेंसी बोलते हैं। तो हॉट स्टैंड बाई भी क्या है? रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी ही है, लेकिन दिक्कत मतलब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि रिडंडेंसी, रिडंडेंट लाइन जब आप बोलते हो ना तब गिर जाएगा। तो रिडंडेंट लाइन जब बोलते हो तो उसमें क्या होता है कि दोनों का दोनों मशीन ऑन है, ये भी ऑन है ये भी ऑन है, लेकिन इससे आउटपुट जा रहा है, इससे आउटपुट नहीं जा रहा है। ये वही डिफरेंस बता रहे हो ना सर, डिफरेंस बिटवीन अ स्पेयर और एक रिडंडेंसी। स्पेयर मतलब एक खराब हुआ फिर हम थोड़ा टाइम नहीं, मतलब फिर हम लगाते हैं स्टैंड बाय, ठीक है। हाँ। ये बिगड़ गया तो एक ये चालू करेंगे, ठीक है। रिडंडेंसी मतलब ये बिगड़ा तो ऑटोमेटिकली दूसरे पे स्विच कर लेगा। बैकअप देखो जब हम लोग पीएलसी का सीपीयू लगा रहे हैं तो हम या फिर लाइन कनेक्ट करते हैं तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि रिडंडेंट लाइन। रिडंडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भी ऑन है और ये भी ऑन है, दोनों सीपीयू ऑन है। ऐसा नहीं है कि स्टैंड बाय सीपीयू जो है वो ऑफ है। अगर स्टैंड बाय सीपीयू ऑफ रहता तो सीपीयू 1 बंद होने के बाद दूसरा सीपीयू ऑन होता और वो अपना बूटिंग टाइम ले लेता, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सीपीयू 1 भी ऑन है, सीपीयू 2 भी ऑन है, लेकिन सीपीयू 2 क्या कर रहा है कि अपना आउटपुट नहीं दे रहा है। ओनली सीपीयू 1 इज गिविंग द आउटपुट। द मोमेंट यहाँ पे इस केबल पे कुछ प्रॉब्लम हो गया हो या फिर सीपीयू बंद हो गया हो, सीपीयू खराब, तो 1 सेकेंड क्या माइक्रो सेकेंड भी डिले नहीं लगाएगा और ये सीपीयू 2 जो है वो अपना आउटपुट देना शुरू करेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन द लाइन। बस क्या है कि इससे आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड योर रिडंडेंट। हॉट स्टैंड बाय में क्या है? हॉट स्टैंड बाय में ये बंद होगा तो ये क्या है, ये ऑन नहीं है, ये ऑफ है। हॉट स्टैंड बाय में क्या हो रहा है, ये जैसे ही ऑफ होगा दूसरा वाला ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑन हो गया। तो इसको बोल रहे हैं हम लोग हॉट स्टैंड बाय। और स्टैंड बाय मोड किसको बोल रहे हैं? स्टैंड बाय बोल रहे हैं जब आपका एक मोटर बंद होता है तो दूसरे मोटर को आप चालू कर सकते हो मैन्युअली। समझ में आया? तो हॉट स्टैंड बाय का अलग से कोई मतलब नहीं है। हॉट स्टैंड बाय मतलब है कि ऑटो में रहे, स्टैंड बाय मोटर जो है वो ऑटो कंट्रोल है, ऑटोमेटिक चालू हो जाए। आप लोगों का काम ये है कि आप कंट्रोल सर्किट बनाओगे, पावर सर्किट सेम होगा, ठीक है। आप लोग 2 मोटर लेंगे, आप क्या करोगे, 2 मोटर लोगे सेम टू सेम, ये जैसे है सेम टू सेम मोटर होगा, तो दोनों मोटर जो होगा दोनों का अलग अलग से पावर सर्किट तो सेम ही होगा। सॉरी, पावर सर्किट सेम होगा, मैं बता देता हूँ। पावर सर्किट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अलग होगा। इसका पावर सर्किट अलग, इसका पावर सर्किट अलग। देखना हर एक मोटर का अलग पैनल बनता है ना। ये मोटर 1 का पैनल होगा तो ये मोटर 2 का पैनल होगा, अलग होगा, साइड में भी लगा सकते हो। ये मोटर 1 है, एक मोटर 2 है। तो एमसीसी रूम पे जाओगे तो देखोगे कि पैनल जो है यहाँ पे बहुत सारे मोटर्स के स्टार्टर रखे हैं और सबका अलग अलग है, हर एक मोटर का अलग पैनल बना। तो इसका एक पैनल बनाओ, इसका एक पैनल बनाओ, बन गया। अब मेरे को क्या चाहिए कि कंट्रोल सर्किट चाहिए, उसको पावर सर्किट से मतलब नहीं है, पावर सर्किट तो सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। कंट्रोल सर्किट दोनों का बनाओ, मोटर 1 का और मोटर 2 का। और ऐसा काम करो कि अगर मोटर 1 जो है वो अगर बंद हो जाए तो मोटर 2 चले, और मोटर 2 बंद हो जाए तो मोटर 1 चले इलेक्ट्रिकली, ठीक है। ओके सर। तो आज का टास्क यही है, आपको क्या बनाना है, आपको एमसीसी पैनल बनाना है और ये वायरिंग डायग्राम करना है, ठीक है। ये एक्चुअल ड्राइंग नहीं करने से भी होगा, अभी उसका हॉट स्टैंड बाय काम बहुत क्लमजी हो जाएगा, तो बेटर है आप वायरिंग डायग्राम ही बनाओ, ओके। और अगर कोई करना चाहता है तो फिर आप एक्चुअल वायरिंग डायग्राम कर सकता है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू सो। आप पूरा का पूरा पैनल बना के कर सकते हो, जैसे ऐसे पैनल बना लो और फिर पैनल का ये दरवाजा होगा,
दरवाजे में आप देखोगे तो आपका स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन लगा हुआ है ना। और यहाँ पे आप कॉन्टेक्टर लगा दो, मेन कॉन्टेक्टर, और इसमें 4 टर्मिनल्स होंगे, 4 कॉन्टेक्ट होंगे, चारों के चारों एनो रखो। और फिर यहाँ पे आपका मोटर है, और इस मोटर से अगर मैं स्टार ड्यूएल बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया, तो एक ही केबल आएगा फील्ड से, और वो 3 कोर का केबल होगा। 3 कोर का एक केबल को हम लेआउट करेंगे पैनल तक, और यहाँ पे हम वो तीनों टर्मिनल्स लगा देंगे। फिर यहाँ से इस कॉन्टेक्टर में लगाएंगे, है ना। और फिर यहाँ पे आपका बस बार आएगा और RYB कनेक्ट होगा, RYB कनेक्ट हो जाएगा कॉन्टेक्टर में। ये वाला कॉन्टेक्ट हम यूज करेंगे अपने किस लिए, ये दिस कॉन्टेक्ट विल बी यूज्ड फॉर योर होल्डिंग पर्पस, ठीक है, होल्डिंग लगाएंगे। अभी कंट्रोल सर्किट बनाओ तो ये हो जाएगा पावर सर्किट। दोनों एक ही पेपर में मत बनाओ, नहीं तो और ज्यादा कामजी होगा। ये बन गया मेरा पावर सर्किट। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि अगर आप ओवरलोड रिले लगाना चाहते हो उसका कनेक्शन कैसे होगा। हाँ, यहाँ पे SFP दिखा सकते हो। और फिर आप सेम टू सेम इसी में आप क्या बनाओगे, एक कंट्रोल सर्किट बनाओगे। तो दोनों एक ही में बनाओगे तो बहुत कामजी दिखेगा, समझ में नहीं आएगा, तो अलग से बना लेना कंट्रोल सर्किट। और कंट्रोल सर्किट के लिए सिमिलर आपको वही तो कॉन्टेक्टर रहेगा, और इसका ये होल्डिंग कॉन्टेक्ट रहेगा। तो आप यहाँ से शुरू करो कि मेरा 220 वोल्ट का लाइन आया है, और 220 से ये जो होगा पहले फ्यूज में जाएगा, फ्यूज से वो यहाँ पे पैनल पे ही कहीं पे आपका ओवरलोड रिले रहेगा, उसके NC में जाएगा, इसके NC से निकलेगा और फिर आपका स्टॉप पुश बटन पे जाएगा, स्टॉप से निकलेगा फिर स्टार्ट पे जाएगा, स्टार्ट से निकलेगा कॉइल में आएगा, कॉइल से फिर न्यूट्रल में कनेक्ट होगा। तो यू कैन करके देख सकते हो आपने। इन शॉर्ट सर DOL का आपको वायरिंग देखना है ना, राइट? पूरा ठीक है। हाँ, लो। चलो भैया लोग आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं अपना मैं दुकान बंद समाप्ति करते की हैं। घोषणा करते हुए, अरे कम टाइम हुआ है, मैं कितना बजे से चिल्ला रहा हूँ। हाँ सर, हाँ कोई सर, बात नहीं, टाइम मैं हो गया कहाँ सर। मना किए सर, हम लोग कहाँ मना किए, आप दिल पे बहुत ले लेते हो सर। चल बाय बाय। अब प्रदीप थका नहीं है इसलिए वो यार वो जवान लड़का है, अभी अभी उसका ये हुआ है, हम लोग बुढ़े हो चुके हैं, देखा पूरा सफेद हो गया। स्टेमिना ज्यादा है उसका, कम हो गया लेकिन स्टेमिना। अभी भी ना हम इतना गारंटी दे सकते हैं कि तुम लोगों से ज्यादा काम कर सकता हूँ। लगा लो सर, लगा लो बेट एट ए स्ट्रेच प्रदीप, सर। एट ए स्ट्रेच कितना हाँ, आवर्स तक काम किया है बताओ। 36। मेरा रिकॉर्ड है एट ए स्ट्रेच, प्लांट शटडाउन के टाइम पे 86 आवर्स का शटडाउन था, जिसमें से 80 घंटा में प्लांट पे था कंटिन्यूअस काम करते हुए बिना सोए। हाँ, सिर्फ क्या करता था, दौड़ के आता था, खाना खाया, शावर लिया क्योंकि नींद आ जाती थी ना, आके ही शावर लेता था, खाना खाता था और फिर दौड़। 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा DCS का जो पूरा केबलिंग था सब कटवाया था, सारा का सारा फिर से वो करके क्या कहते हैं इसको, फेरूलिंग करके पूरा का पूरा कनेक्ट करवाया था। समझ में आया? तो पूरा पैनल का सारा, मतलब मेरा प्लांट हेड भी ये नहीं कर रहा था, अलाउ नहीं कर रहा था कि इतना शॉर्ट टाइम पे नहीं कर पाएगा, और उसके वजह से मेरे को बड़ा दिक्कत हो रहा था। प्लांट ट्रीट करता था, हाथ देने में डर लगता था, इतना लूज कनेक्शन कहाँ कहाँ पे है, समझ, इतना क्लमजी टाइप का वायरिंग था। तो मैंने बोला यार नहीं करना है, तो दिन रात लगा दिए और सारा केबल निकालना, उस केबल का पूरा कट करना, उसमें फिर से फेरूलिंग करना, और 3 दिन के अंदर पूरा सारा सिस्टम के साथ इसका काम खत्म करना। समझ में आया? 3-4 घंटा, 3 दिन 4 घंटा हुआ, 3 दिन 8 घंटा हुआ सर। 3 दिन में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपको तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए सर। सर हमें भी ट्रेन कर दो, हम भी कर लेंगे। हाँ यार, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड साला इंक्रीमेंट ही नहीं दिया। इंक्रीमेंट नहीं दिया।
हाँ, इंक्रीमेंट लेने का अलग तरीका होता है, वो फॉलो हम नहीं करते हैं। ठीक है, वो हमको हमारे जो एचओडी थे ना, हम जब ज्वाइन किए थे शुरू शुरू में, वो एचओडी सार हमको सिखाए थे कि इंक्रीमेंट लेने का फंडा क्या है। वो हमने कभी अप्लाई नहीं किया अपने जिंदगी में, वो बाद में किसी दिन बताएंगे। अभी इंक्रीमेंट लेने का, चमचागिरी करने का, और क्या सर, तो इंक्रीमेंट मिलेगा। नहीं, लेकिन वो जो तरीका है ना, दो तरीके होते हैं अपनी जिंदगी में इंक्रीमेंट लेने का। एक तो होता है कि आप उस इंसान से लो जो आपका बॉस है, और दूसरा आपकी अपनी जिंदगी से लो जो जिसका मालिक ऊपर वाला है। ठीक है, हाँ, तो आप किससे इंक्रीमेंट चाहते हो वो आप पे डिपेंड करेगा। सही बात बोले। समझ में आ रहा है ना? एकदम। ये वो जगजीत सिंह का एक गाना याद आ गया, आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा खुदा ही। खुदा देगा। क्या बात डिपेंड है। करता है कि आप किस रास्ते पे चलते हो। अभी अब अगर ऐसा हो गया कि नहीं, थोड़ा अच्छा चले फिर थोड़ा खराब किए, थोड़ा अच्छा चले थोड़ा खराब किए, डमाडोल वहीं पे, तो वैसा ही चलता रहेगा। अगर हाँ, आप चाहते हो कि आपके साथ मिराकल हो, तो आपको मिराकुलस बनना पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल सही सर, सही बोले। है ना? पूरी जिंदगी निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ मिराकल्स नहीं हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं। जो भी हो रहा है वो मिराकल ही है। लोगों को दिखता नहीं है, क्योंकि उसको जो दिखता है वो उसको मिराकल मानता नहीं है। उसको जो नहीं दिखता है और वो वैसा होता है, तब जाके वो मिराकल मानता है ना? कि तुम्हारे चारों तरफ जो भी घटनाएं हो रही है, वो हर एक चीज एक मिराकल है। यू योरसेल्फ इज ए मिराकल। उससे बड़ा मिराकल और क्या है? हाँ, और क्या कि ये इंसान जो हम करता बात करते हैं, हम जो मुंह खोलते हैं, ये जो आवाज निकलती है और तुम जो सुनते हो और तुम समझ भी लेते हो, है। तो ये सारी चीजें तो एक मिराकुलस चीजें है ना। बिल्कुल से। लेकिन उस चीज को हम मिराकल कहाँ मानते हैं? हम बोलते हैं ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है। क्योंकि मिराकल सब कब करते होगा? हैं, हाँ, क्योंकि जब वो चीज वंस इन अ वाइल हो और हाँ, बहुत रेयर हो, तब हम उसे मिरेकलस मानते हैं। मिराकुलस। सब करते, दैट्स अ कॉमन। ये तो कॉमन है ना। अब लाइफ जो जिंदा होगा वो मरेगा, वो तो कॉमन है, वो मिराकल कहाँ है? बट इट्स ए मिराकल। बढ़िया से सोचोगे तो वही तो मिराकल है। मिराकल अलग से कैसे होगा यार? मरा हुआ इंसान जिंदा अभी हो यही गया। हाल है। हाँ, अगर ये देखो कि कभी कि मरा हुआ इंसान जाग गया, तो बोलोगे अरे मिराकल हो गया, मिराकल हो गया। अरे यार, जो दुनिया में आ रहा है वो भी तो मिराकल है। उसको क्यों मिराकल नहीं मानते हो? अपने आप को क्यों मिराकल नहीं मान रहे हो? है कि नहीं? तो वाला आ रहा है सर कुरान में, फबी यही आला रब्बी को मत से बान 31 टाइम्स बोले थे। हाँ। तो बात वही है, चीजों को समझने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और अगर बढ़िया से उसका रूट कोज एनालिसिस करके देखे, तो उसकी जिंदगी का हर एक प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसको समझने में प्रॉब्लम। ठीक है, कि गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले थे कि आपकी जिंदगी का सारा प्रॉब्लम जो है ना, वो गलत सोच के वजह से है। ठीक है, तो अपने जिंदगी में जितना सारा प्रॉब्लम होता है वो गलत सोच की वजह से होता है। गलत कुछ होता नहीं, गलत सोच की वजह से प्रॉब्लम होता है। और हर एक गलत चीज का सल्यूशन जो है वो सही ज्ञान है। सही ज्ञान, अगर ज्ञान सही हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के दौर पे अगर हम आंख उठा के देखते हैं और दुनिया की तरफ देखते हैं, तो डर लगता है कि यार क्या ये इस टाइप की दुनिया का कल्पना तो हमने, हमारे जो मतलब पूर्वज थे उन्होंने नहीं किया होगा। या फिर जो लोग साइंटिस्ट थे और जिन्होंने डेवलपमेंट किया और जिन्होंने अपना पूरी जिंदगी बहुत मेहनत से कुछ ना कुछ रिसर्च करते 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 चीजों को निकाल के दिए, वो इसलिए नहीं दिए होंगे जो आज के दौर पे जो पावरफुल लोग हैं और उस साइंस का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए नहीं किया, इसलिए नहीं किया डेफिनेटली। There was a guy who invented memory, okay, storage space. When he invented it ना, उसने ये बोला था कि 1 MB से ज्यादा या फिर शायद 1 KB से ज्यादा मेमोरी कभी यूज नहीं होगी।
किसका मेमोरी? स्टोरेज स्पेस, हाँ? जिसने मेमोरी स्टोरेज स्पेस इन्वेंट किया था ना, स्टोरेज स्पेस, मेमोरी कार्ड या जो भी है, स्टोरेज स्पेस, उसने ये कहा था कि 1 MB या 1 KB से ज्यादा, शायद 1 KB बोला, MB बोला, पता नहीं, उससे ज्यादा कभी इंसानों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी। टीवी हाँ। वीवी में चले गया सर। उसने जब इन्वेंट किया था तब उसका स्टेटमेंट था कि इससे ज्यादा कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो टीवी चल रही है, टीवी भी कम पड़ रहा है। टीवी। वही तो बात है ना सर, जिन लोगों ने चीजें इन्वेंट की उन लोगों ने कभी इस तरीके से चीजें इमेजिन ही नहीं की थी जो आज की। मेरा इशारा इस तरफ था, जैसे अभी अफगानिस्तान में हो रहा है ना, अफगानिस्तान में हो रहा है, ISIS ये है, तालिबान है, जो भी पावर में आना चाहता है, जो भी कैप्चर करना चाहता है, वो चाहे US हो, वो चाहे चाइना हो, वो चाहे ISIS हो, कोई भी हो, आई डोंट नो व्हाट्स द इंटरनल गेम एंड व्हाट्स देयर प्लान, बट दोज पीपल हु आर सफरिंग, दे आर नॉर्मल पीपल लाइक अस, ठीक है, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं था। जैसे अफगानीज जो नॉर्मल जो वहाँ पे रहते हैं, जो सिविलियंस है, अफगानीज है, या फिर जो भी बाहर देश के लोग थे, उनका कुछ लोग जो भाग रहे हैं अभी, अपनी पूरी जिंदगी शायद से कुछ बनाया होगा, वहाँ पे काम किए होंगे, और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें देख के बड़ा खराब लगता है ना, कि आप बोलो आप इराक में जाओ, आप अफगान में जाओ, यार क्या है, लोग एक दूसरे के मतलब मार के बड़ा होना चाहते हैं। इट्स नथिंग एक्जेक्टली, इट इज ए गेम ऑफ व्हाट, गेम ऑफ पावर एंड बिजनेस। जहां जहां पे वहां पे होगा वार, जहां पे आपका मिनरल्स बहुत ज्यादा होंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा है ना अफगानिस्तान में सर। एग्जैक्टली आप देखो ना, अल्टीमेट क्या उसको खाएगा कौन? उसको चाइना खाएगा, या फिर US खाएगा, या फिर रूस खाएगा? तो खाएगा, कोई ना कोई खाना चाहता है ना। अभी देखो हमारा जो इधर का एशियन कंट्रीज जितने सारे हैं ना, एशियन कंट्रीज जो है, पकड़ लो आप, इंडिया पकड़ लो आप, इस टाइप का कितना सा है। जैसे हमारे इंडिया में किस चीज की कमी है बताओ ना? ना तो मिनरल्स की कमी है, ना हमारे देश में किस चीज की कमी है, सही से ही बताना। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमारे देश में नहीं है ना। मिनरल्स भरपूर है, आपका पानी चाहिए तो पानी है, आपका अगर फूड क्रॉप्स चाहिए तो हर एक चीज है। सऊदी साइड में जाओ साला, वहां पे पानी की कमी है ना, पानी कमी, खेती नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग कितना आगे निकल जा रहे हैं कि पैसा है, तेल मिल गया, ठीक है, तेल मिल गया लोग। अब देखना सारा मारामारी किधर हो रहा है, इस साइड में हो रहा है, हमारे तरफ हो रहा है। उसके पीछे का कारण कौन है? क्या है सर, देखिए इतना मिनरल्स है ना अफगानिस्तान में सर। अभी अगर बैटरी बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स कार के बैटरी बनाने के लिए जितना चाहिए ना पूरे दुनिया को, उससे 100 गुना ज्यादा वो इतना लिथियम बहुत ज्यादा है, बहुत लिथियम बहुत ज्यादा है। तो वही है मेन जो फंडा जो हम बाहर से देखते हैं और जो अंदर में होता है, उसमें अंतर है। ये सारा खेला इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चलता है ना, उस पे मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दिस थिंग, बट मैं सिर्फ अपने जो परसेप्शन है और जहां से मैं देख पा रहा हूँ, मैं यही देखता हूँ कि सारे मारामारी इस साइड में है, जहां जहां पे मिनरल्स ज्यादा है, उस वहां पे मारामारी ज्यादा होगा। अब कौन पावर लेना चाहता है, आई डोंट नो। और ये जो कंट्रीज है ना, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, हाँ, ये सारे जो कंट्रीज है, ये सारे कंट्रीज एग्जैक्टली कंज्यूमर्स है, ठीक है। वो बड़े कंट्रीज के उनका बिजनेस हमसे चलता है, कि हमारे इधर मारामारी नहीं होगा तो उनका बंदूक बिकेगा कहाँ पे, उनका फाइटर प्लेन्स बिकेगा कहाँ पे, तो वो लोग बेचेंगे हमको, तो मारामारी यहीं पे लगवाएंगे और हम लोग मारामारी करेंगे, और उनसे वो हम खाना नहीं खाएंगे 2 टाइम, लेकिन वो बंदूक जरूर खरीदेंगे,
तो ये है देश का हाल है यार, खाओ ना खाओ लेकिन बंदूक खरीद के रखो। और बंदूक खरीदना, देखो एक चीज है ना, हमारा जो आर्मी होता है या फिर पकड़ लो नेवी है, आर्मी, इसको क्या बोलते हैं? डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, अटैक सिस्टम थोड़ा ही ना बोलते हैं। इसको डिफेंस क्यों बोलते हैं? कि हमारा ये प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, ठीक है। जो आर्मी होते हैं, जो हमको अपने आप को बचाना है, किसी को मारना नहीं है। सिस्टम ये कहता है कि अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाना तो सबसे जरूरी चीज। अगर बचोगे तब ना कुछ करोगे। तो जो सिक्योरिटी सिस्टम है हमारे, वो सिक्योरिटी सिस्टम होता है। वो सिक्योरिटी सिस्टम इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे घर पे चोरी करूँ जाके। तो ये दुनिया के जो बेहतरीन कंट्रीज है, ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं आई डोंट नो। जितने सारे पॉलिटिशियंस हैं क्या गेम खेलते रहते हैं, क्योंकि हमने दुनिया को उन लोगों के हाथों में सौंप दिया है जिनका आईक्यू लेवल शायद से रूम टेम्परेचर से कम। ये लोग सिर्फ अपना 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 फायदा समझते हैं। लेकिन सच बताऊं तो उसमें ना तो उनका फायदा हो रहा है, ना दुनिया का फायदा हो रहा है, ना इंसानों का फायदा हो रहा है। फायदा तब होता जब सारे के सारे अच्छे लोग हैंडशेकिंग मोड में आते और सब मिलके काम करते। लेकिन हमको इस चीज में मजा नहीं आता है कि मैं आराम से हूं कि नहीं हूं। मुझको इस चीज में मजा आता है कि तुम तकलीफ में है कि नहीं। अगर तुम तकलीफ में है तो मेरे को सुकून है, अगर तुमको तुम्हारा आराम हो गया ना तो मेरे को तकलीफ है। अब पकड़ लो तुम्हारे कंपनी में अगर इंक्रीमेंट देता है, आज पकड़ लो प्रदीप का इंक्रीमेंट होता है या फिर कंफर्मेशन आता है और प्रदीप को ना 20,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिल जाता है, ठीक है। कल का कल उसको बोलता है कि यार प्रदीप तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये लो 20,000 रुपीज। लेकिन भाई प्रदीप का जो कलीग है जो एक ही साथ ज्वाइन किया था उसको 25,000 देता है। तो प्रदीप अपने 20,000 में खुश नहीं होगा, बोलेगा यार उसको 25 दिया मेरे को 20 दिया। लेकिन वहीं पे अगर प्रदीप अकेला होता है और उसको अगर 5,000 का इंक्रीमेंट मिलता है तो हो सकता है कि वो खुश हो जाता है कि यार मेरे को तो 5,000 का इंक्रीमेंट मिला है, बोनस मिला है मेरे। तो हम लोगों का जिंदगी जो है ना वो रिलेटिव चीज पर बेस करके हम लोग चलाते रहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत चीज है। क्योंकि लाइफ में जो भी दिखता है वो रिलेटिव है, लेकिन लाइफ रिलेटिव नहीं है, लाइफ एब्सोल्यूट है। क्योंकि तुम्हारा लाइफ सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारी है, वो और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। आप जो भी करते जाओगे आपका जो आउटकम आएगा वो उसी के कैलकुलेशन पे आएगा, वो सर्कमस्टेंसेस के कैलकुलेशन से नहीं आएगा, ठीक है। तो मीडियम तो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा कुछ ना कुछ, लेकिन आपको कैसे ड्राइव करना है वो आपके ऊपर है कंप्लीटली। हाँ सर, ये तो पावर की जंग है सर पूरा दुनिया उसमें में। मेरे को कोई डाउट नहीं है यार, ये थोड़ी ना वो बड़ा लेवल पे हो छोटा लेवल पे हो, हर एक लेवल पे लोगों का वही है कि सबको वो एक चपरासी भी होता है ना, वो उसको अगर दो और चपरासी के ऊपर सुपरवाइजर बना दो तो वो उन दोनों के ऊपर बोलता है साला तुम क्या मेरे से ज्यादा जानता है क्या। समझ में आ रहा है? तो तुमको सिखाए काम कैसे करते हैं। तो वो चपरासी बोलो, एक 2-4 लेबर के ऊपर का एक सुपरवाइजर बोलो, या फिर एक देश का प्रधानमंत्री बोलो, या फिर राष्ट्रपति बोलो, तो सब लोग उसी पे लगे हुए हैं कि मेरे से ज्यादा जानता है क्या तू। लेकिन फैक्ट ये है कोई कुछ नहीं जानता है, ठीक है, कोई कुछ नहीं जानता है, इसीलिए लगे पड़े हैं। बात उस दिन जानेंगे जिस दिन इस दुनिया से निकल जाए, तब पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं। उससे पहले कहाँ पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर, बाय, गुड नाइट।